हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। तो आज हम लेके आए हैं इस पूरे वीक के करंट अफेयर्स को, जहां पे हम 12, 13, 14 और 15 जनवरी के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या करंट अफेयर्स है हमारे बीच में। तो पहला है हमारा इम्पॉर्टेंट डेट्स, जिससे कि हम अपने सारे सेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो हम इंडिविजुअली पहले पढ़ेंगे, पहले हम 12 के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, फिर हम नेक्स्ट डेट पे जाएंगे और ऐसे ऐसे करते करते हम 15 जनवरी तक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट से। तो देखिए 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। ठीक है, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, यानी कि ये किसके लिए मनाया जाता है? जो हमारे बहुत ही ग्रेट स्कॉलर रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनके बर्थ डे को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। ठीक है, तो इसको हम विवेकानंद जयंती भी कहते हैं। और क्यों मनाया जाता है? बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब नेशनल यूथ डे डिक्लेयर किया था? 1984 से इसे डिक्लेयर किया गया था। और अगले ही साल यानी कि 1985 से इस इवेंट को जो है हर साल नेशनल यूथ डे के तौर से मनाया जाता है। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में अगर जान ले तो बहुत ही फेमस रिनाउंड स्कॉलर रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन जो है वेदांत और योगा फिलॉसफी में दिया है वेस्टर्न कंट्रीज में, यानी कि स्पेशली अगर हम बात करें तो वेदांत फिलॉसफी को उन्होंने वेस्टर्न एरियाज में, वेस्टर्न कंट्रीज में उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। ठीक है, और साथ ही साथ इनको स्वामी विवेकानंद जी को वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन कब मिला था? तो 1893 में उन्होंने शिकागो में उन्होंने एक स्पीच दिया था, जिन्होंने स्टार्ट किया था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने इस सेंटेंस से जो है अपनी स्पीच को स्टार्ट किया था, जिससे उन्हें बहुत एक स्टैंडिंग ओवेशन भी उन्हें मिला था और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन भी उन्हें शिकागो जो स्पीच था उसके बाद उन्हें मिला था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं जो कि है नेशनल न्यूज। तो देखिए 10th जनवरी से लेके 18th जनवरी तक जो न्यू दिल्ली में भारत मंडपम है, उसमें एक वर्ल्ड बुक फेयर ऑर्गेनाइज होने वाला है। ठीक है, जिसका कौन सा एडिशन होने वाला है? जो होगा 53rd एडिशन होने वाला है। किसका? वर्ल्ड बुक फेयर का। तो अब ये कौन ऑर्गेनाइज करने वाला है? देखिए, तो ये ऑर्गेनाइज करेगा नेशनल बुक ट्रस्ट, एनबीटी। एंट्री फ्री है सबके लिए। इस बार का जो थीम है वो होने वाला है, जो हमारी जो इंडियन मिलिट्री है, यानी कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो उनके कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस से लेके आज तक जो है उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, उसको जो है वो ट्रिब्यूट देने वाली है। और इस बार का जो थीम है वो होगा इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वैलर एंड विजडम एट द रेट 75। ठीक है, अब देखिए 500 के बुक्स होंगे। ठीक है, एग्जीबिशन होने वाला है, डॉक्यूमेंट्रीज होने वाला है, इंस्पायर्ड बाय द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो देखिए ये डिजिटलाइजेशन के बारे में है, यानी कि इंडिया में जो केरला स्टेट है, तो केरला के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम वायनाड डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, और उसमें एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है कहाँ पर? कलपेटा में। तो देखिए अभी ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये जो डिजिटल ये जो कोर्ट है, कलपेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये अभी 100% जो है ये पेपरलेस हो चुका है, यानी कि ये पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो गया है। यानी कि जितने भी अब वहां पे ऑफिशियल काम होने वाला है, यानी कि केस फाइल होने से लेके प्रॉपर जजमेंट आने तक जितना भी काम होने वाला है वो सारा डिजिटल होने वाला है। ठीक है, इसलिए उसको पेपरलेस बोला गया है। ठीक है, तो इसको इनॉग्रेट किया गया है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत जी ने, उन्होंने ये किया है, इनॉग्रेट किया है। और ऑल प्रोसीडिंग्स, फॉर्म फिलिंग से लेके जजमेंट तक लेके जितना भी प्रोसीजर होने वाला है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक होने वाला है। अभी रिसेंटली अगर आप शुरुआत से इस सेशन को अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो हमने कुछ सेशन पहले ही न्यूज आया था कि केरला हाई कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस, उनको अपॉइंट किया गया है। कौन है? तो केरला हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस जो अपॉइंट हुए हैं वो है सोमेन सेन। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये पहले कहाँ के चीफ जस्टिस है? ये पहले मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं। इस बार काफी ज्यादा अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं हाई कोर्ट को लेके, बहुत जैसे पटना हाई कोर्ट की अपॉइंटमेंट हुई है। अभी आगे न्यूज में पढ़ेंगे, उत्तराखंड हाई कोर्ट में भी अपॉइंटमेंट हुआ है, मेघालय हाई कोर्ट में भी अपॉइंटमेंट हुआ है, और भी काफी जगह जो है अभी अपॉइंटमेंट्स चल रही है, तो उन सबको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पे हम आते हैं
नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 गुवाहाटी में, ठीक है। तो एक नेशनल टेक्सटाइल्स के ऊपर जो है कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराया जा रहा है इस साल। कहाँ पे होने वाला है? गुवाहाटी में होने वाला है। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। किसके साथ? जो आसाम गवर्नमेंट है उसके साथ एक कोलैबोरेट करके जो है एक टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस जो है गुवाहाटी में उसको कंडक्ट कराया जा रहा है। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन एम क्या है कि 2030 तक इंडिया को जो है टेक्सटाइल्स के सेक्टर में, यानी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर को, उसको एक ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाए। यानी कि हमारा जो इंडिया का जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग या प्रोड्यूसिंग यूनिट है उसको हम ग्लोबली और आगे लेके जाए, उसको ग्लोबली और पुश करें हम फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसका थीम है इंडिया टेक्सटाइल वीविंग ग्रोथ हेरिटेज एंड इनोवेशन, ठीक है। तो ये किसको सपोर्ट करता है? विकास भी, विरासत भी एंड प्रमोट्स इनिशिएटिव लाइक पीएम मित्र पार्क्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो परीक्षा पे चर्चा 2026 रिकॉर्ड्स 4 करोड़ रजिस्ट्रेशन। तो देखिए ये परीक्षा पे चर्चा तो आप काफी साल से सुनते आ रहे हैं। तो हर साल क्या है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी, वो हर साल स्टूडेंट्स और उन स्टूडेंट्स, टीचर्स और उनके पेरेंट्स से वर्चुअली इंटरेक्ट करते हैं इस परीक्षा के चर्चा के थ्रू। तो उसमें क्या करते हैं, क्योंकि सिंस जब भी ये कंडक्ट कराया जाता है तो ये एग्जाम टाइम होता है। जैसे अभी जनवरी हो गया, फरवरी के टाइम में काफी बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं। और जो बोर्ड अपियरिंग स्टूडेंट्स नहीं है उनका बाकी स्कूल के फाइनल एग्जाम्स होते हैं, ये जो भी एग्जाम्स होते हैं। तो इस परीक्षा के चर्चा के थ्रू जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर इंटरैक्ट करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, उन्हें एडवाइस करते हैं कि आपको जो एग्जाम स्ट्रेस है, एग्जाम रिलेटेड एंजाइटी है या कोई भी प्रॉब्लम्स है, उनसे कैसे डील करना है। तो इस बार जो है गिनीज वर्ल्ड जो रिकॉर्ड है उसको भी सरपास किया गया है। यानी कि इस साल जो है 2026 के परीक्षा पे चर्चा में 4 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और इस बार जो है 9th एडिशन होने वाला है किसका? परीक्षा पे चर्चा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। तो ये जो न्यूज है ये कश्मीर से रिलेटेड है और एक गोट स्पीशीज है, ठीक है। एक गोट की है, वाइल्ड गोट कह सकते हैं। तो उसको जो है वो काफी ज्यादा एंडेंजर्ड चल रहा है, यानी कि सिर्फ 200 से 300 ही बचे हुए हैं। और ये गोट कौन सा है? इस गोट का नाम है मारखोर। इसका नाम है मारखोर। ऐसे बोले तो कश्मीर मारखोर हम इसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये कश्मीर मारखोर क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो ये मारखोर है ना, ये आपका जो एकदम नॉर्दर्न कश्मीर एरिया है, जो एकदम हिमालय रीजन्स है, स्पेशली जो आपका पीर पांजल रेंज है ना, पीर पांजल रेंज हो जाता है, वहां पे ये गोट पाया जाता है, ठीक है। तो ये साइज में ना बहुत बड़े होते हैं और इनके जो हॉर्न्स होते हैं ना वो ऐसे मतलब ट्विस्टेड होता है, ठीक है। उनके जो हॉर्न्स होते हैं, या अगर इसका फेस है तो हॉर्न्स जो होते हैं उसके ट्विस्टेड होते हैं। और जो एडल्ट मेल्स होते हैं ना उनको ऐसे बियर्ड भी होता है, ठीक है। जो एडल्ट मेल होते हैं उनको बियर्ड भी होता है, ठीक है, यानी कि दाढ़ी होता है उनको। अब देखिए ये इसकी हम बात करें तो ये कहाँ पे कन्फाइंड है? ये काजीनग रेंज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो ये रेयरेस्ट गोट है। अब देखिए ये मारखोर का मतलब क्या होता है? तो मारखोर जो वर्ड है ना, ये एक पर्शियन वर्ड है, ठीक है, जिसमें मार का मतलब होता है स्नेक और खोर का मतलब है ईटर। यानी कि जो पहले के जो मिथ्स थे, बिलीवर्स थे, वो लोग ये मानते थे कि ये जो गोट है ये स्नेक को मार के खाते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी हैबिटेट को जो नोटिस किया गया है रिसेंटली, ये मोस्टली हर्बीवोर्स होते हैं, ये वेजिटेरियन होता है। तो ये काइंड ऑफ नाम तो खैर पर्शियंस ने इसको डिराइव करके रखा है, बट ये मोस्टली वेजिटेरियंस होते हैं, ठीक है। तो अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये ना एक बहुत ही वाइल्ड गुड का एक रेयर स्पीशीज है, जो कि अब एक्सटिंक्ट होने की कगार में है, बहुत ही हाईली इंडेंजर्ड है। और इसके सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 200 से 300 ही स्पीशीज क्या इंडिविजुअल्स बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। तो व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है जिसको कि हम कहते हैं व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आज के टाइम में हम देखेंगे कि जो रोड एक्सीडेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट हो चुकी है, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आप जहाँ पे देखेंगे कि रोड एक्सीडेंट्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो इसीलिए इस व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन को जो है इंट्रोड्यूस कराया गया है। इसमें क्या, इसका एम क्या है? इसका एम होने वाला है कि जितने भी रोड एक्सीडेंट्स है उनकी फ्रीक्वेंसी को कम करना है। किसके थ्रू? इस व्हीकल टू व्हीकल वायरलेस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। अब ये एक वायरलेस सिस्टम है जिससे क्या होने वाला है? तो देखिए जो भी आगे आने वाला गाड़ी है, जो भी व्हीकल है, उससे एक डेटा शेयर किया जाएगा कि ये गाड़ी कितने दूर पे है या इसका क्या
लोकेशन चल रहा है। और इसका बेस्ट फीचर ये है कि इसको किसी भी टाइप का नेटवर्क का ज़रूरत नहीं है, ये ऑफलाइन भी बहुत ही बेटर काम करता है और रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ पे आते हैं, तो है ज़ेहानपोरा स्तूपा के बारे में। तो ये न्यूज़ में क्यों है? चलिए हम ये समझते हैं। देखिए, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो जो नॉर्दर्न कश्मीर है ना, तो वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है, आपने सुना होगा बारामूला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज आता है, ठीक है? उसमें जो है ये ज़ेहानपोरा स्तूपा को एक्सकवेट किया गया है, ठीक है? अब ये जो स्तूपा एक्सकवेट किया गया है, ये मेनली किससे रिलेटेड है? ये बुद्धिस्ट टाइम से रिलेटेड है, ठीक है? अब ऐसा होता था पहले। देखिए, अब हुआ क्या कि आज करेंटली अगर हम कश्मीर की बात करें, तो मेनली वो एक इस्लामिक डोमिनेटेड एरिया है, ठीक है? लेकिन इस्लामिज्म से पहले जो है कश्मीर एक शैविज्म फॉलो करते थे, ठीक है? वो शैविज्म को फॉलो करते थे। उससे भी पहले बहुत ही पुराने टाइम से जो थे, कश्मीर जो था वो एक बुद्धिस्ट स्टेट हुआ करता था, ठीक है? बुद्धिस्ट स्टेट हुआ करता था, और वहाँ पे जैसे अब सिंस एक बुद्धिस्ट स्टेट है, तो वहाँ पे अलग अलग मोनास्ट्रीज हो गए, स्तूपा जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है। और उन्हीं में से एक जो है, एक 2000 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट स्तूपा को जो है एक्सकवेट किया गया है। कहाँ पे? जिहानपुरा विलेज, जो कि कहाँ पर है? बारामूला इन कश्मीर में, ठीक है? तो ये जो स्तूपा है, ये किस पीरियड का है? ये कुषाण पीरियड का है, ठीक है? ये किस पीरियड का है? कुषाण पीरियड का। अब कुषाण पीरियड के एक बहुत ही फेमस रूलर को आप जानेंगे अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है, तो वो है कनिष्क। अगर आपने बुद्धिज्म, जैनिज्म ये चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, तो आपने सुना होगा। तो बुद्धिज्म में जो है 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ करते थे, है ना? 4 बुद्धिस्ट काउंसिल थे, जिसमें से जो फोर्थ काउंसिल था वो कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था? वो किया गया था कश्मीर में। किसके अंडर? कनिष्क के अंदर, ठीक है? किसके अंदर? कनिष्क के अंदर, ठीक है? जो रूलर थे कनिष्क, उनके अंदर ये किया गया था, ठीक है? चलिए, जो ये रिलेशन हमने पढ़ गया बुद्धिज्म का, और ये जो एरिया है कुषाण पीरियड का, जो कि ज़ैनफोरा बारामूला में किया गया था। अब देखिए क्या मिला गया है वहां पे, क्या एक्सकवेट हुआ है? तो एक डोम शेप जो है, एक अर्दन डोम जो है, वो एक्सकवेट किया गया है। मोस्टली जो बुद्धिस्ट जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर होता है, वो हमेशा एक डोम शेप का होता है, ठीक है? तो एक वो भी एक्सकवेट किया गया है। साथ ही साथ बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स भी एक्सकवेट किए गए हैं, जो कि उस टाइम के पाए गए हैं, ठीक है? तो ये 10 एकड़ तक का फैला गया है। और ये जो लोकेशन है ना, ये जो हमारा जो एंशिएंट एक सिल्क रूट हुआ करता था, जो किसको कनेक्ट करता था? कश्मीर से गांधारा को, ठीक है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। इंडियन पोस्ट लॉन्चेस स्पीड पोस्ट 24 एंड स्पीड पोस्ट 48 सर्विसेज, ठीक है? तो हमारी जो इंडियन पोस्ट है, उन्होंने एक दो न्यू सर्विसेज लॉन्च किए, यानी कि विद इन 24 आवर्स एंड विद इन 48 आवर्स जो है पार्सल्स डिलीवर होने वाली है। और इसका नाम क्या रखा गया है? स्पीड पोस्ट 24 एंड स्पीड पोस्ट 48, जो कि क्या दिखा रहा है? 24 आवर्स एंड 48 आवर्स के डिलीवरी को ये दिखाया जा रहा है। और इसका जो मेन एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या शो करना? पोस्ट मॉडर्नाइजेशन को, ठीक है? पोस्ट मतलब जो इंडियन पोस्टल सर्विस है उसको मॉडर्नाइज करने का, ठीक है? अब इंडियन पोस्ट की अगर हम बात करें, तो इंडियन जो हमारा इंडिया में जो पोस्टल सर्विसेज है, वो कब शुरू हुआ था? तो देखिए, इंडिया में जो पोस्टल सर्विसेज शुरू हुआ था, वो हुआ था आपका 1 अक्टूबर 1854 को, ठीक है? किसके अंडर स्टार्ट किया गया था? जो उस टाइम जो लॉर्ड डलहौजी थे, उन्होंने ये पोस्टल सर्विसेज को स्टार्ट किया था 1854 से, ठीक है? तो तब से जो है हमारे कंट्री में ये रेलिवेंट है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एक आशा वैन सर्विसेज स्टार्ट किया है, ताकि जो जितने भी कैंसर पीड़ित लोग हैं, उन्हें अर्ली स्टेजेस में ही, यानी कि जो कैंसर डिटेक्ट हो रहे हैं अर्ली स्टेज पे, उसकी स्क्रीनिंग के लिए जो है इस आशा वैन को इंट्रोड्यूस किया है। अब ये जो आशा वैन है ना, इसमें एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजीज जो है वो इंड्यूस्ड है। यानी कि अगर किसी को भी जो अर्ली स्टेजेस है कैंसर पे, तो कैंसर एक ऐसा बीमारी है ना कि आप अर्ली स्टेजेस पे आप जितना जल्दी डिटेक्ट कर सको, उतना ही पेशेंट के लिए बेटर होता है, क्योंकि वो जितना स्टेजेस आपका ऊपर जाते रहता है, तो ट्रीटमेंट उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है? चलिए फीचर्स की बात करें, तो ईवीए प्रो डायग्नोस्टिक्स होने वाला है, एक मैमोग्राफी यूनिट होने वाला, और साथ ही साथ टेली कंसल्टेशन फैसिलिटीज भी होने वाला है। आशा वैन याद रखिएगा, ठीक है? चलिए अब हम इंटरनेशनल न्यूज के बारे में आते हैं। तो देखिए, अभी यूएसए जो है बहुत ही न्यूज में है। तो पहला जो यूएसए ने काम किया था, वो
वेनेजुएला पे वेनेजुएला प्रेसिडेंट को उन्होंने कैप्चर किया था, वेनेजुएला में उन्होंने एयर स्ट्राइक किया था, क्यों? ऑयल रिजर्व्स के लिए, अपने डॉलर को स्ट्रेंथन करने के लिए, जो भी रीजन है उनका, ठीक है। अब क्या है, अब यूएसए ने एयर स्ट्राइक किया है कहाँ पे? सीरिया में, ठीक है। तो अब यूएसए ने एक सीरिया में एयर स्ट्राइक किया है, और इस ऑपरेशन को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक, ठीक है, ऑपरेशन हॉकी स्ट्राइक। तो ये देखिए, ये है सीरिया, ठीक है, ये सीरिया का मैप है। अभी सीरिया कहाँ है? तो मिडिल ईस्ट रीजन में जो है एक कंट्री है जिसको हम कहते हैं सीरिया, ठीक है। अब हम उसके लोकेशन की बात करें तो देखिए, नॉर्दर्न, जो इसका नॉर्दर्न नेबर है वो आपका हो जाता है टर्की। ईस्टर्न और जो आपका साउथ ईस्टर्न जो एरिया है वो किससे सराउंडेड है? वो है इराक से सराउंडेड है। सदर्न जो नेबर है वो आपका हो जाता है जॉर्डन। और अगर हम इसकी वेस्ट साइड में बात करें, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका लेबनान, और साउथ वेस्ट में आपका हो जाता है इजराइल। तो ये है, और ये हो जाता है नॉर्थ में आपका टर्की। तो ये इजराइल, सॉरी, सीरिया का मैप को एक बार आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो इसके नेबर्स हैं उनके बारे में ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यूएस का एयर स्ट्राइक करने के पीछे मेन मोटिव क्या रहा है? तो देखिए, सीरिया में क्या है कि जैसे कि हम कुछ कुछ टेररिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को जानते हैं, जैसे कि आपके आईएसआईएस हो गए या फिर अल कायदा हो गए, तो ये सारे टेररिस्ट ग्रुप जो है मेनली सीरिया से ऑपरेट कर रही थी। तो यूएसए का अटैक करने का जो मेन रीजन है वो ये रहा है कि इन जो टेररिस्ट ग्रुप है, ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, तो इनका एक काफी एक्टिव एक्टिविटीज भी चल रही थी यूएसए में। तो उसको रोकने के लिए जो है एक लार्ज स्केल में एयर स्ट्राइक्स कंडक्ट करवाया गया है, कहां पर? सीरिया में, ठीक है। मल्टीपल इस्लामिक स्टेट पोजीशंस में किया गया है, ठीक है। अब सीरिया की कैपिटल जो है वो है दमास्कस, याद रखिएगा। नेबर्स के बारे में भी हमने बात कर लिया है, और साथ ही साथ सिर्फ नेबर्स ही नहीं, जो नेबरिंग वाटर बॉडी है उसके बारे में भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो कहाँ है? साउथ वेस्टर्न एशिया में है, इसके ईस्टर्न कोस्ट में, यानी कि इस साइड अगर हम बात करें ईस्टर्न कोस्ट में, कहाँ है? मेडिटेरेनियन सी, यानी कि जो मेडिटेरेनियन सी है, ये देखिए, ये इसका मेन, अगर हम एक ब्रॉडर वे में देखें हम इसका मैप, तो देखिए मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में जो है आपका सीरिया है, ठीक है। चलिए, नॉर्थ में जो हमने इसका नेबर्स की बात की, हमने नॉर्थ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट की हमने बात की, तो ये हो गए इसके नेबर्स। ये हमने सीरिया का ज्योग्राफी भी पढ़ लिया इसके बारे में, ठीक है। चलिए, अब हम इंटरनेशनल में नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, तो वो ये है कि देखिए, इंडोनेशिया ने एक चैट जीपीटी जैसा ही एक एआई है, जिसको कि हम ग्रॉक कहते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज में, सोशल मीडिया पे आपने बहुत देखा होगा, नाम सुना होगा डीप फेक के बारे में। तो देखिए, डीप फेक क्या है? ये ना एक काइंड ऑफ एआई है, जो कि बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत अच्छे पर्पस के लिए इसको यूज नहीं किया जा रहा था, ठीक है। एक काइंड ऑफ डिफेमेशन के लिए इसको यूज किया जा रहा था। और ये जो चैट बॉट है ग्रॉक, ठीक है, ये किसका एआई है? ये जो एलॉन मस्क की कंपनी है, ये उसके अंडर आता है, ये उसकी है। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये एलॉन मस्क की कंपनी है, जिसको कि हम कहते हैं ग्रॉक। तो जैसे चैट जीपीटी है, वैसे ही ग्रॉक है, एक एआई फीचर है, एक एआई चैट बॉट है। तो इसको इंडोनेशिया ने बैन कर दिया है, ठीक है, एक्सेस को उसको ब्लॉक करवा दिया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। तो देखिए, श्रीनिवास डेम्पो, ठीक है, श्रीनिवास डेम्पो जो है, इनको इटली का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उनको उससे कन्फर किया गया है, ठीक है। तो उस अवार्ड का नाम क्या है? उसका अवार्ड का नाम है कैवेलियर डेलॉर्डेन डेला स्टेला डी इटालिया, ठीक है, काफी भारी नाम है। इंग्लिश में अगर इसका ट्रांसलेशन देखिए तो नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इटली, ठीक है। तो ये जो अवार्ड है ना, ये इटली का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड में काउंट किया जाता है। जैसे इंडिया में है ना हमारे सिविलियन अवार्ड, जिसमें सबसे हाईएस्ट कौन होता है? भारत रत्न होता है, ठीक है। तो उसी तरह इटली का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है ये, और उन्हें कन्फर किया गया है, किसे? श्रीनिवास डेम्पो को, ठीक है। तो ये ना एक गोवा बेस्ड इंडस्ट्रियलिस्ट रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने क्या इनको क्यों अवार्ड किया गया हम देखते हैं। तो देखिए, इटालियन सिटीजन्स को जो है, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए भी इन्हें कन्फर्म किया गया। और साथ ही साथ इंडिया इटली की जो ट्रेडिशंस है, इंडिया इटली की जो कल्चरल रिलेशंस है, ठीक है, रिलेशंस है, फ्रेंडली रिलेशंस है, कुछ भी हम कह सकते हैं, तो उसको प्रमोट करने के लिए भी जो है उनको इस चीज से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये जो है प्रेस्टिजियस इटालियन सिविलियन ऑनर टू प्रमोट फ्रेंडली टाइज, ठीक है। अब देखिए, ये जो श्रीनिवास डेम्पो है ना, ये ऑनररी वाइस कंसोल ऑफ इटली है गोवा में। अब ये चीज क्या है, वाइस कंसोल ऑफ इटली? तो देखिए, ये ना एक सिविलियन पोस्ट है, ठीक है, ये एक ऑनररी पोस्ट है। तो इसमें क्या होता है ना कि ये
इटली को जो जैसे हमने कहा ना इटली को काइंड ऑफ प्रमोट करते हैं, जो इंडिया इटली की जो रिलेशंस है उसको गोवा में और भी ज्यादा इनहेंस कर रहे हैं। ये ना एक काइंड ऑफ कोई ऑफिशियल पोस्ट नहीं है, ये काइंड ऑफ एक लोकल पोस्ट है। ये ना उधर एक लोकल टूरिस्ट जैसा ही ऐसा ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनको इटली के सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया गया है। चलिए अब हम अवार्ड सेक्शन पे आते हैं। तो पहला अवार्ड जो है किसे मिला है, नालिनी जोशी को मिला है, जो कि एक इंडियन ओरिजिन मैथमेटिशियन है। क्या अवार्ड मिला है उन्हें, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का, ठीक है, न्यू साउथ वेल्स साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का, ठीक है। क्यों मिला है, क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है किन किन सेक्टर्स में, चलिए उसको हम देखते हैं। तो क्लाइमेट मॉडलिंग, सिक्योर डिजिटल कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक्स, नॉन लीनियर फिजिक्स एंड इमर्जिंग क्वांटम सिस्टम्स। तो इन सब सेक्टर्स में जो है उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जिसकी वजह से जो है उनको ये ऑनर मिला है, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो है हमारा जो अगला अवार्ड है वो है ऑस्कर 2026 के बारे में। तो इंडिया की तरफ से जो है 5 फिल्म को एलिजिबल किया गया है, किसके लिए, ऑस्कर्स के लिए 2026 के लिए। तो किसके लिए, बेस्ट पिक्चर कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। अब वो कौन कौन है चलिए देखते हैं। पहला है कांतारा चैप्टर 1, तानवी द ग्रेट, महाअवतार नरसिम्हा, टूरिस्ट फैमिली जो कि तमिल में है, और सिस्टर मिडनाइट जो कि हिंदी यूके को प्रोडक्शन से ये बना है, ठीक है। तो इन 5 फिल्मों को जो है ऑस्कर में बेस्ट फिल्म के कंसिडरेशन के लिए इन्हें भेजा गया है, ठीक है। चलिए अब हम ऑबिचुअरीज पे आते हैं। तो एक हमारे पुलिट्जर प्राइज विनिंग हिस्टोरियन डैनियल वॉकर है, तो उनका निधन हो गया है 88 इयर्स में। तो ठीक है, तो अब ये जो पुलिट्जर प्राइज है ये क्या होता है, तो देखिए ये ना एक अवार्ड है जो आपका लिटरेचर हो गया, म्यूजिक हो गया, पोइट्री, ये सब के लिए जो है आपको उससे सम्मानित किया जाता है। तो ये उनसे सम्मानित हिस्टोरियन थे डैनियल वॉकर, जिनका कि अब निधन हो गया है, ठीक है। इन्होंने कब ये प्राइज जीता था, 2008 में, किसके लिए, हिस्ट्री के लिए उन्होंने जीता था। और कौन सा बुक के लिए, व्हाट हैथ गॉड रॉट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमेरिका 1815 टू 1848, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑबिचुरी पे आते हैं। तो हमारे 1980 में जो ओलंपिक हुआ था, तो उसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट थे हॉकी में, तो वो जो एक प्लेयर थे जिनका नाम है दविंदर सिंह गर्चा, तो उनका भी निधन हो गया है। तो उनका एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल था 1980 में इंडिया को हॉकी में ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने का, ठीक है। चलिए अब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो चैंपियंस बोट लीग, ठीक है। तो क्या है चैंपियंस बोट लीग, देखिए जैसे हमारे इंडिया में आईपीएल होता है ना, इंडियन प्रीमियर लीग, तो वो किसके लिए होता है, वो क्रिकेट के लिए होता है। वैसे ही केरला टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, तो जो केरला स्टेट है वो ना उन्होंने सीबीएल लाया है, ठीक है, यानी कि चैंपियंस बोट लीग, ठीक है, चैंपियंस बोट लीग। तो इसमें क्या होता है, जैसे केरला का जो बोट फेस्टिवल होता है ना, बोट रेस होता है, काफी फेमस होता है। तो उससे केरला टूरिज्म को और एनहांस करने के लिए एक आईपीएल के फॉर्मेट में ही इस सीबीएल को खेला जाता है, ठीक है। तो अब यही चैंपियनशिप हुआ था, और इसके जो विनर रहे हैं वो है वियापुरम चुंदन, ठीक है, वो चैंपियंस बोट लीग जीतते हैं, ठीक है। चलिए आईपीएल स्टाइल बोट रेस है, ऑर्गेनाइज किया है किसने, केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। तो है नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में। तो किसने टाइटल जीता है, लोवलीना बोरगोहाइन और निखत जरीन ने, उन्होंने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जो है टाइटल जीता है। और ये कहाँ पे हुआ था, याद रखेगा ये नोएडा में हुआ था, ठीक है। और ये जो लोवलीना है इनका कैटेगरी क्या था, ये वुमेन्स 75 किलो के कैटेगरी में रहे हैं, और ये जो निखत है ये 52 किलो के कैटेगरी में रहे हैं, ठीक है। और भी कुछ कुछ है विनर्स आपके मेन और वुमेन कैटेगरी में, ठीक है। तो आगे हम स्लाइड करते हैं। चलिए अब हम 12 तारीख को कुछ बिहार से रिलेटेड हम करंट अफेयर्स को अब हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो है पटना टू गेट इंडियाज फर्स्ट अंडरग्राउंड टनल लिंकिंग टू म्यूजियम, ठीक है। देखिए पटना में जो है आपके 2 म्यूजियम्स है जो कि काफी फेमस है। पहला तो है आपका पटना म्यूजियम, और दूसरा जो है वो आपका बिहार म्यूजियम है, ठीक है। दोनों जो है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मतलब दूर है लेकिन बहुत भी ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो इनको जो है कनेक्ट करने के लिए जो है अब एक अंडरग्राउंड जो है टनल बनाया जाएगा, जिससे कि दोनों म्यूजियम को इंटरकनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, with modern engineering with art and heritage and is expected to be completed by 2027, ठीक है। बहुत अच्छा स्टेप है। चलिए नेक्स्ट की बात करें।
तो जो हमारे जो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो एक वर्कशॉप कंडक्ट कराने वाली है किस पे, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में। अब देखिए, मैंने जैसे कहा कि अगर आप इस सेशन को बहुत पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो हमने एक इस आर्टिकल के बारे में भी पढ़ा था, जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 का जो रिपोर्ट है पब्लिश किया गया था। ठीक है, हमने पढ़ा था कि किस कैटेगरी में जो है किस सिटी को कौन सा पोजीशन अलॉट किया गया है, और पटना को 21st रैंक अलॉट किया गया था, हमने ये भी पढ़ा था। ठीक है, तो सारे जो न्यूज है ना ये काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड है और रिपीट होते रहते हैं, तो इस सेशन को जो है स्टार्टिंग से आप फॉलो करते रहिए। ठीक है, चलो, तो ये हो गया था, इसका पर्पस क्या है। तो देखिए, जो स्वच्छ सर्वेक्षण को लेके जो प्रोग्रेस होने का था, या फिर जो जो स्ट्रैटेजीज डिस्कस किया गया था, उसको रिव्यू कराने के लिए जो है इस वर्कशॉप को कंडक्ट कराया जा रहा है। और कौन कंडक्ट करा रहा है, वो है पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, और ये क्या है सर, स्वच्छ सर्वेक्षण तो एक गवर्नमेंट का इंडियाज एनुअल सर्वे ऑन अर्बन सैनिटेशन के बारे में। ठीक है, इसे चेयर कौन किया था, जो म्युनिसिपल कमिश्नर है पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उन्होंने किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट की बात करते हैं, तो देखिए हमारे बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, तो एक समृद्धि यात्रा करने वाले हैं। ठीक है, कब से कब तक, 16 जनवरी से करने वाले हैं। किसके लिए, तो देखिए राजगीर में वो करने वाले हैं। अब क्यों करने वाले हैं, देखिए, टू एक्सेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, तो जित नहीं, ये राजगीर में नहीं कराने वाला है, सॉरी। देखिए, ये अलग है, ये अलग है। तो जो सीएम नीतीश कुमार है वो समृद्धि यात्रा कंडक्ट करने वाले हैं, कब से, 16 जनवरी से करने वाले हैं। क्यों, जितने भी बिहार में गवर्नमेंट स्कीम्स चल रहे हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन जनवरी द वाटर स्ट्रीम ऑफ गंगा यमुना कुंड ड्राई इन राजगीर, जो कि एक बहुत ही अनयूजुअल एक्टिविटी नोटिस किया गया है। तो राजगीर जो है ये बहुत ही हिस्टोरिकली एक सिग्निफिकेंट सिटी है, जहाँ पे गंगा यमुना कुंड पाया गया है। तो बहुत ही अनयूजुअल एक बिहेवियर देखा गया है, जहाँ की जनवरी में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये कुंड का पानी सूख चुका है। ठीक है, अब इस सूखने को जो है काफी चीजों से रिलेट किया गया है, मोस्टली एनवायरमेंटल रीजंस की वजह से, कि जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट कर रहा है, प्रॉपर सैनिटेशन नहीं रखा जा रहा है, या फिर जो है एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वाटर को, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो और साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल इम्बैलेंस है, ह्यूमन इंटरफेरेंस है, उसने इस चीज को, जो नेचुरल एक कुंड हुआ करता था राजगीर में, उसको डिप्लीट कर दिए हैं। बहुत ही ज्यादा उनका रोल रहा है, क्या, इंटरफेरेंस की वजह से इम्बैलेंस होने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें, तो बिहार में एक कॉलेज है, या फिर हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो उन्होंने एक 2 दिन का वर्कशॉप, हेल्थ वर्कशॉप उन्होंने कंडक्ट कराया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार जो है वो 2027 तक, यानी अगले साल तक, वो काला आजार फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब काला आजार क्या है, देखिए काला आजार जो है ना वो एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है। ठीक है, जिसमें से क्या होता है, आपका लिवर या स्प्लीन वगैरह बहुत स्वेल हो जाता है, आपको हाई फीवर आने लग जाता है, आपको वॉमिटिंग काफी ज्यादा होती है। तो ये एक पैरासाइटिक डिजीज है। ठीक है, और उन्होंने ये कहा है कि बिहार जो है वो काला आजार फ्री हो जाएंगे, कब तक, 2027 तक। ठीक है, चलिए चलिए हमने 12th जनवरी के सारे सेक्शंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं 13th जनवरी के करंट अफेयर्स को लेके। चलिए हम वापस से शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट डेट्स को लेके। अब क्या है ये, ठीक है, 13th जनवरी। ठीक है, तो 13th जनवरी को जो है इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाए गए। जैसे कि हमें पता है 14 तारीख को मकर संक्रांति मनाया जाता है, तो उससे एक दिन जो है पहले कुछ कुछ जगह कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं। जैसे जो पंजाब या फिर जो नॉर्दर्न इंडिया है ना, वहाँ पे लोहरी मनाई जाती है। ठीक है, वहाँ पे लोहरी मनाई जाती है। और उसके बाद क्या है, साउथ इंडिया में हम जाए तो मकर संक्रांति से पहले क्या मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। ठीक है, आसाम में जाए, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में जाए तो आसाम में बिहू सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं पहला लोहरी फेस्टिवल के बारे में। तो ये एक पंजाबी फोक फेस्टिवल है, जो कि नॉर्थ इंडिया में पंजाब
वगैरह में वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, मोस्टली नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो ये क्यों मनाया जाता है? तो देखिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है आपको दिखाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए कि भाई अब विंटर्स खत्म हो रहा है और अब स्प्रिंग स्टार्ट होने वाला है, यानी कि हार्वेस्टिंग का सीजन जो है अब वो आने वाला है, ठीक है। और स्पेशली किसका हार्वेस्ट किया जाता है? शुगर केन का हार्वेस्ट किया जाता है और इसको मकर संक्रांति से एक दिन पहले इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। चलिए, पोंगल की बात करें तो पोंगल भी जो है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल ही हुआ, लेकिन वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? वो तमिलनाडु में से सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है जिसमें से कि जो न्यूली हार्वेस्टेड राइस होता है उसको खाया जाता है किसके साथ? मिल्क और जैगरी के साथ, यानी कि गुड़ के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ जो है पोंगल में क्या किया जाता है कि जो सूर्य भगवान होते हैं और नेचर होते हैं उनको भी थैंक किया जाता है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे हार्वेस्टिंग में, उनको थैंक किया जाता है और उनकी जो बोलते हैं इफेक्ट है जिसकी वजह से हार्वेस्ट हो रहा है, उनकी जो कृपा है उनको भी प्रेज किया जाता है, ठीक है। और इस चीज को जो है बिगिन किया जाता है किससे? उत्तरायण से, ठीक है। एंड ऑफ द विंटर सॉल्स्टिस एंड बिगिनिंग ऑफ उत्तरायण, ठीक है। चलिए, इसमें मेंशन नहीं है लेकिन बिहू भी सेलिब्रेट किया जाता है 13 को। बिहू कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? बिहू सेलिब्रेट किया जाता है आसाम में। चलिए, नेक्स्ट नेशनल पे आते हैं। तो मेरे कुछ पहले के सेशंस में हमने टाइगर सेंसस के बारे में बात की थी। तो टाइगर सेंसस जो है, जैसे मैंने तब भी बताया था कि देखिए हमारे इंडिया में हर चीज को लेके सेंसस होता है, जैसे कि पॉपुलेशन सेंसस भी अब होने वाला है ना। उसी तरीके से जो है टाइगर सेंसस भी अब कंडक्ट कराने जा रहे हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी ये टाइगर सेंसस कहाँ होने वाला है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। तो देखिए ये जो टाइगर सेंसस है ना, ये हर 4 साल में कंडक्ट कराया जाता है। तो जो लास्ट सेंसस कंडक्ट कराया गया था वो कब हुआ था? 2022 में। तो नेक्स्ट कब होगा? होगा 2026 में, ठीक है। अभी कहाँ हो रहा है? ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हो रहा है। और इस बार क्या है, एक नया टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जो कि है आपका MST ट्राइब्स ऐप फॉर द सेंसस ऑफ टाइगर एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स। तो ये क्या ऐप है? चलिए हम वो देखते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वह है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है। तो ये ना एक टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कि टाइगर के पेट्रोलिंग को, हैबिटेट वगैरह को जो है रियल टाइम में ट्रैक करेगी और उस हिसाब से जो है उसकी काउंटिंग की जाएगी, ठीक है। तो इस सिस्टम को कब लॉन्च किया था? 2010 में। चलिए, अब हम इस अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में बात करते हैं। तो ये जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है ना, तो इसको पहले इंदिरा गांधी हाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको रीनेम कर दिया गया अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद 2007 में, याद रखिएगा 2007 में जो है अन्नामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से इसका नाम बदल के कर दिया गया अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? तो देखिए इंडिया में जो हमारा वेस्टर्न घाट्स है ना, तो वेस्टर्न घाट्स में एक हिल आता है जिसको कि हम कहते हैं अन्नामलाई हिल्स, ठीक है। जो कि आपका तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, मतलब इन रीजन्स में मेनली प्रेजेंट है। मेनली इसका डोमिनेंस जो है वो तमिलनाडु में है। तो ये जो रिजर्व है वो इस अन्नामलाई हिल्स में ही प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक चीज भी याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व्स की बात हो ही गई है तो याद रखिएगा कि इंडिया में टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स है, ठीक है। इंडिया में टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स है। और बिहार में कितने हैं? बिहार में अभी सिर्फ एक्टिव एक ही टाइगर रिजर्व है जो कि है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और एक जो है वो प्रपोज किया गया है कहाँ पे? कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए, ये हमने जान लिया अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में। चलिए, नेक्स्ट है कश्मीर मारखोर के बारे में। अभी हमने 12 को ही, जो इससे पहले हम जो 12 जनवरी की स्लाइड्स पढ़ रहे थे, तो हमने कश्मीर मारखोर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैसे वो एक्सटिंक्शन फेस कर रहा है और कैसे वो एक वाइल्ड गोट है, पर्शियन नेम है इसका, जो भी हमने डिटेल्स पढ़ा था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। तो उत्तराखंड पुलिस टॉप्स ICGS 2.0 रैंकिंग, SDRF लॉन्च्ड इन महाकुंभ रोल। देखिए, तो 2025 में जैसे हमें पता था, बहुत ही फेमस जो महाकुंभ है उसका आयोजन किया गया था, जो कि कितने साल बाद हुआ था? 144 ईयर्स के बाद जो है महाकुंभ का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। अब देखिए, तो उसमें जो है कुछ कुछ स्टेट्स का, मेनली तो ये प्रयागराज में कंडक्ट कराया गया था, लेकिन उस टाइम जो है उत्तराखंड में, ठीक है, तो उसी कंट्रीब्यूशन को
नोटिस करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है ICJS 2.0। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, यानी कि जितनी भी हमारे कंट्री में क्रिमिनल जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसीज है, उनके बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए, कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है उत्तराखंड टॉप स्कोर किया है मेनली किस सेक्शन में, जो डिजास्टर रिलीफ है ना, डिजास्टर रिलीफ है उसको जो है उसमें फर्स्ट रैंक लाया है उत्तराखंड में भी, मेनली जो है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF ड्यूरिंग द प्रयागराज महाकुंभ 2025, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, तो यूपी पुलिस बैग्स द स्कॉच अवार्ड फॉर महाकुंभ ICCC, ठीक है। जैसा अभी हमने पढ़ा, तो जो उत्तराखंड है उसको एक दूसरे सेक्शन में अवार्ड मिला है। अब यूपी पुलिस को जो है एक स्कॉच अवार्ड प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। महाकुंभ में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जो कमांड और कंट्रोल रहा है उनका एक स्मूथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसके लिए उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्कॉच समिट, ठीक है। देखिए, तो ये जो समिट है ये 105th एडिशन है इसका, इस समिट का, स्कॉच समिट का, ठीक है। इस स्कॉच का कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसको स्कॉच करके ही एड्रेस किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, PRA इनिशिएटिव लॉन्च टू रिजुविनेट बराक रिवर वाटरशेड। क्या है ये बराक रिवर क्या है, क्या इनिशिएट हुआ है? चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बराक रिवर जो है, पहले हम नॉर्थ ईस्ट के बारे में जान लेते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट में क्या है, जो हमारा एक बहुत ही प्रोमिनेंट रिवर है, ठीक है, जो नॉर्थ ईस्ट का लाइफलाइन जिसको कहा गया, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर को, तो ब्रह्मपुत्र का ही एक ट्रिब्यूटरी है जिसको कि हम बराक रिवर कहते हैं। और ये ब्रह्मपुत्र के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो सेकंड इंपॉर्टेंस रखने वाली जो रिवर है उसको कहते हैं हम बराक रिवर, ठीक है। अब ये इसका फ्लो कहाँ से है? देखिए इसका फ्लो जो है आपका है मणिपुर, मिजोरम, आसाम, और उसके बाद आपका बांग्लादेश में घुस जाती है, और ये किसको, मेघना रिवर को ज्वाइन कर लेती है, ठीक है। ये आपका मणिपुर, मिजोरम, आसाम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या है, इस रिवर को जो है मतलब रिस्टोरेशन प्रोग्राम इसके लिए लॉन्च किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र के बाद जो है ये सेकेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, लाइफलाइन भी हम कह सकते हैं आफ्टर ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। तो वो किया गया, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ ओरिजिनेट करता है? मणिपुर हिल्स में ओरिजिनेट करता है। और ये कहाँ पे, मणिपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम सेनापति डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, वहां पर इसका जो है ओरिजिन है, ये याद रखिएगा। और कुछ कुछ ये ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर दी गई है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने 78 एडिशन लॉन्च किया, किसका? नो योर आर्मी डे का, ठीक है। किसका किया है? नो योर आर्मी का एक एग्जीबिशन है, किसके लिए? देखिए 15 जनवरी को 78 इंडियन आर्मी डे मनाया गया था, ठीक है। और उसी के लिए जो है हर साल इस एग्जीबिशन को रखा जाता है, नो योर आर्मी एग्जीबिशन करके, जहाँ पे जो है इंडियन आर्मी के द्वारा यूज किए गए, मतलब उनके बारे में अलग अलग फैक्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, उनकी वेपन्स आपको एग्जिबिट में शो की जाती है, वो कौन से मिसाइल्स यूज करते हैं, कौन से ड्रोन है उनके पास, काइंड ऑफ एक एग्जीबिशन होता है जहाँ पे आप जान सकते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी एक्चुअली में काम कैसे करती है, ठीक है। तो इसका जो 78th एडिशन है वो राजस्थान में हो रहा है। और इससे पहले यानी कि 2025 में जो 77th एडिशन था वो कहाँ कराया गया था? वो बैंगलोर और पुणे में कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और इसमें भी सिकार रोड जो है, सिकार में, राजस्थान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, तो देखिए 2025 में एक सर्वे किया गया था जिसमें से इंडियन वुमेन के लिए जो सबसे सेफेस्ट है, इंडियन वुमेन भी नहीं, मतलब वुमेन के लिए जो सबसे सेफेस्ट सिटी माना गया है उसको बैंगलोर माना गया है, ठीक है। तो बैंगलोर जो है टॉप किया है, रैंक एज द बेस्ट इंडियन सिटी फॉर वुमेन, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है? अवतार ग्रुप में, ठीक है, जिसने कि इंडिया में करीब करीब 125 सिटीज उन्होंने इवेल्युएट किया था, उन्होंने रिव्यू किया था, जिसमें से बैंगलोर टॉप किया है। और चेन्नई जो है, चेन्नई ने सेकंड रैंक किया, यानी कि ये जो सिटीज है बैंगलोर और चेन्नई, ये वुमेन के रहने के लिए चाहे जॉब पर्पस हो, चाहे एजुकेशन पर्पस हो, या कोई भी पर्पस हो, काफी ज्यादा सेफ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, तो एक है ओरोबांच एजिप्शिया। तो देखिए जो इंडिया का एक ऑयल सीड है जिसको कि हम मस्टर्ड कहते हैं, यानी कि सरसों। तो अभी ना सरसों बहुत ही ज्यादा एक थ्रेट में चल रहा है, स्पेशली जो आपका पंजाब हरियाणा रीजन है, क्योंकि इस मस्टर्ड को एक ऑल ऑफ अ सडन जो है एक वीड है, ठीक है, पैरासाइटिक वीड है जिसको हम कहते हैं ओरोबांच एजिप्शिया।
तो ये ना बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है मस्टर्ड में, ठीक है? जिसकी वजह से क्या है कि जो यील्ड है मस्टर्ड का, उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है ये वाला चीज़। देखिए वीड क्या होता है ना, वीड लाइक अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि जो आपका एक्चुअल में जो क्रॉप होता है उसकी ग्रोथ को वो स्टॉप कर देते हैं, ठीक है? और कुछ-कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा विदिन बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर जाते हैं और अल्टीमेटली जो हमारा मेन क्रॉप होता है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचाते हैं, ठीक है? तो ये क्रॉप हो गया। नेक्स्ट की हम बात करें तो बारगी डैम की अगर हम बात करें तो नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी ने इशू किया है नोटिस किसको, नर्मदा वैली डेवलपमेंट अथॉरिटी ओवर सीरियस सेफ्टी लैप्स एज बारगी डैम, ठीक है? तो कुछ बारगी डैम के ऊपर कुछ सेफ्टी इश्यूज है, उससे रिलेटेड जो है ये आर्टिकल है। अब ये बारगी डैम कहाँ पर है? देखिए बारगी डैम जो है ये नर्मदा रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्टेड है और ये ना एक मल्टीपर्पज डैम है जिसको कि बहुत सारे पर्पसेस के लिए बनाया गया है, जैसे कि आपका इरिगेशन हो गया, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो गया और साथ ही साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। और ये किस पे कंडक्ट कराया गया है? ये नर्मदा रिवर पे बना गया है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? मध्य प्रदेश के जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इसका कंस्ट्रक्शन ये बना हुआ है वहां पे, ठीक है? चलिए, बिल्ट ऑन नर्मदा रिवर। चलिए अब हम इंटरनेशनल न्यूज पे आते हैं। तो अभी रिसेंटली एक G7 मीटिंग हुआ है, फाइनेंस मीटिंग, किस पे? क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड G7 की मीटिंग ऑर्गेनाइज की है और उसके होस्ट कौन रहे? उसके होस्ट रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए इस साल जो है अब फिर से वापस काफी सारे मीटिंग्स ऐसे होने वाली है, जैसे कि जो G7 की मीटिंग है उसके होस्ट इस साल कौन रहने वाली? ये तो हो गया फाइनेंस का, आपका हो गया क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड, जिसको कि यूएसए ने होस्ट किया था। ऐसे G7 की मीटिंग इस साल कहाँ होने वाली है? तो वो होने वाली है आपकी फ्रांस में। इसके बारे में भी हमने अपने पुराने सेशंस में पढ़ रखा है, ठीक है? ये हो गया आपका G7। जी इस बार G20 का कौन होस्ट होने वाला है? G20 का इस बार जो होस्ट है वो आपके होने वाले हैं, यूएसए होने वाले हैं। और साथ ही साथ ये भी आप जान लीजिएगा कि इस साल ब्रिक्स 2026 का जो चेयरमैनशिप है, प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया बने। तो ये सब कुछ कुछ जो है आपको याद रखना पड़ेगा। हालांकि ब्रिक्स के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए, तो ये जो है क्रिटिकल मिनरल्स से रिलेटेड जो है एक मीटिंग बैठा था G7 का, जिसमें से कि क्या है वो एक ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसमें क्या बोला गया है? देखिए जिसमें एक पार्टनर कंट्रीज है, पहली बात तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को पार्टनर कंट्रीज में बुलाया गया है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि इस क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में चाइना का एक डोमिनेंस है, ठीक है? यानी कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो कि क्रिटिकल मिनरल्स का रिजर्व भी बहुत ज्यादा है, प्रोड्यूसर भी है। मतलब मेजर जो है क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में जो फंक्शन अभी कर रहा है, जो डोमिनेंस शो कर रहा है, वो कौन कर रहा है? वो चाइना कर रहा है, ठीक है? इस चाइनीज डोमिनेंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ओवरकम करने के लिए इस मीटिंग को बुलाया गया है, ठीक है? अब ये भी जान लीजिए जो ऑस्ट्रेलिया है जो कि पार्टनर कंट्री है G7, इसकी जो पार्टनर कंट्री है जो बुलाया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी जो है क्रिटिकल मिनरल्स का बहुत ज्यादा रिजर्व्स पाया गया है, ठीक है? स्पेशली किसका? रेयर अर्थ में और लिथियम में, ठीक है? उसका बहुत ही लार्ज रिजर्व्स पाया गया है। तो इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए चाइना के ऊपर जो है इस मीटिंग को बैठाया गया। अब देखिए ये कुछ G7 कंट्रीज है जिसमें जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली, जापान, ये सारी कंट्रीज है। G8 की बात करें तो एक रशिया भी इन्वॉल्व हो जाता है और G20 में देखें तो इनके साथ साथ जो है आपके ये सारे कंट्रीज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। याद रखिएगा इंडिया G20 का पार्ट है, ये G7 G8 का पार्ट इंडिया नहीं है, ठीक है? और ये जो मीटिंग हुआ था इसमें इंडिया को जो है एक एज अ पार्टनर कंट्री में इंडिया को इन्वाइट किया गया था, ठीक है? एज अ पार्टनर कंट्री। चलिए नेक्स्ट पे हम आते हैं। तो इंडिया सॉरी यूएस डूम्सडे प्लेन मेक्स अ रेयर अपीयरेंस इन लॉस एंजलिस आफ्टर 51 इयर्स, स्पार्क्स स्पेकुलेशन। तो देखिए यूएसए में एक प्लेन है जिसको डूम्सडे प्लेन बोला गया है। तो मेन जो आर्टिकल जो है अभी काफी स्पेकुलेशन हो रहे हैं, बातें हो रही है। देखिए ये जो प्लेन है ना इसका मेनली क्या है, जो न्यूक्लियर अटैक्स से रिलेटेड इस प्लेन को बनाया गया है, मतलब एक काइंड ऑफ न्यूक्लियर अटैक सर्वाइवल। मेनली जो है ये न्यूक्लियर सेक्टर से रिलेटेड है, न्यूक्लियर अटैक वगैरह जो है उससे रिलेटेड ये प्लेन है, ठीक है?
और ये प्लेन को जो है बहुत ही कम साइट किया जाता है, इसको ना बहुत ही रिमोटली ऑपरेट किया जाता है, जो मेनली जो सिविल ऑपरेशंस है, एयरवेज के जो सिविल ऑपरेशंस है उससे इसको बहुत ही रिमोटली ऑपरेट किया जाता है। तो अब स्पेकुलेशंस ये हो रहे हैं, बातें ये हो रही है कि अब जो है 51 ईयर्स के बाद इस प्लेन को जो है ओपनली स्पॉट किया गया है। कहाँ पर? लॉस एंजलिस में इसको स्पॉट किया गया है, ठीक है। और अब सिंस इसका तो हमें पता है कि ये किस लिए है, मेनली जो न्यूक्लियर सेक्टर से रिलेटेड है, तो बहुत ही स्पेकुलेशंस अब बात उठ रही है कि ये प्लेन का जो अब ऐसा विजिबल अपीयरेंस हो रहा है, ये क्यों हो सकता है कि अभी जो यूएस इतना दिखा रहा है वेनेजुएला के प्रति और भी जितना अपना प्रकोप दिखा रहा है, तो क्या पता एक ये भी बात उठ रहा है कि शायद यूएसए का कुछ न्यूक्लियर से रिलेटेड कुछ प्लान्स हो। अब पता नहीं क्या मेन रीजन है, बट ऐसा काफी स्पेकुलेशंस आ रहा है, ठीक है। दे बिल्ट टू विथस्टैंड न्यूक्लियर अटैक्स, ठीक है। चलिए, अब हम बुक्स एंड ऑथर्स पे आते हैं। तो एक ऑथर है श्रीमद विजय रत्न सुंदर सुशीवर्जी महाराज। तो उन्होंने अपना 500th बुक को रिलीज किया है, ठीक है। उन्होंने 500 बुक को रिलीज किया, यानी कि उन्होंने 500 बुक लिख लिया अपने पूरे लाइफ में, ठीक है। तो उसको प्रेस करने के लिए हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने काफी उन्हें अप्रिशिएट किया है, ठीक है। एक इवेंट था जिसने कि इन का 500 बुक लॉन्च हो रहा था, उस इवेंट पे उन्होंने उन्हें काफी प्रेस किया। और ये बुक का टाइटल क्या है? प्रेमनु विश्वा विश्वाणु प्रेम, ठीक है। चलिए, और एक बुक की अगर हम बात करें तो अर्ली नॉर्थ इंडिया एंड इट्स कॉइनेज, इसको भी पब्लिश किया गया है, किसके द्वारा? हिंदुजा फाउंडेशन के द्वारा, ठीक है। चलिए, अब थर्ड पे आते हैं। तो कर्नाटका स्टेट फिल्म अवार्ड्स 2020 एंड 21, एमएस सत्यू ऑनर्ड विद द पुट्टंग कर्नागल अवार्ड, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं जानना है, इसमें जो मेन हेडलाइंस है आप उन्हीं इन्हीं पे ज्यादा फोकस करें। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं, तो जैसा मैंने अभी कहा था 12 तारीख के स्लाइड में भी, तो इस बार हाई कोर्ट्स में बहुत सारे अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, बहुत सारे स्टेट्स के जो हाई कोर्ट है वो बहुत अपॉइंटमेंट हो रहे हैं चीफ जस्टिस के। तो उन सबको अपॉइंटमेंट को जो है आप ध्यान में रखेंगे और टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए, किसको? जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को, ठीक है। अब मेघालय की भी जो हाई कोर्ट है उसमें चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। तो इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था ना कि मेघालय हाई कोर्ट में जो पहले चीफ जस्टिस थे, जस्टिस सोमेन सेन, उनको कहाँ ट्रांसफर किया गया है? केरला हाई कोर्ट में। जब हमने वो डिजिटल जो हमने कोर्ट के बारे में पढ़ा था ना 12 जनवरी को, वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, कलपेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है। तो अब क्या है कि वहां के तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया, तो अभी मेघालय की जो चीफ जस्टिस है उसका पोजीशन खाली था। तो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेघालय की हिस्ट्री में पहली वुमेन चीफ जस्टिस अपॉइंट की गई है। कौन? ये आपकी जस्टिस रेवती मोहिते देरे, ये बनी है मेघालय की पहली वुमेन चीफ जस्टिस, ठीक है। याद रखिए, उसने किसको सक्सीड किया है? जस्टिस सोमेन सेन, जो कि अब कहाँ पे है? जो कि अब केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। चलिए, स्पोर्ट्स की बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेशनल जूनियर बॉयज हैंडबॉल चैंपियनशिप, ठीक है। तो इसको जो ये इसका 47th एडिशन जो है ये दिल्ली में कंडक्ट कराया जा रहा है। और इसको किसने इनॉग्रेट किया? जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसे ऑर्गेनाइज और इनॉग्रेट किया है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। तमिलनाडु वन गोल्ड इन वुमेन्स बीच वॉलीबॉल एंड मेंस रेगू पेनकैक सिलाट इन द खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में, जो कि कहाँ कंडक्ट कराया गया है? जो कि दीयू में कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। अब हम इसका कुछ जान लेते हैं। थीम्स हो गया, ठीक है। तो दीयू ने होस्ट किया गया था KIBG 2026 को, ठीक है। और लोगो जो था वो क्या है? पहले हम इसका स्लोगन जान लेते हैं, खेल के सितारे दीयू के किनारे, ठीक है। और इसका जो मैस्कट है वो है पर्ल्स द डॉल्फिन, जो कि दीयू की जो मेरीटाइम और कल्चरल हेरिटेज है उसको सिग्निफाई करते, क्या? पर्ल्स द डॉल्फिन। चलिए, साइंस एंड टेक की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्बिट एड्स यूसैट, ठीक है। तो अभी क्या है ना कि रिसेंटली हमारी जो इसरो है, जो हमारी स्पेस एजेंसी है इंडिया की, तो उसने PSLV को लॉन्च किया था, PSLV C62 को लॉन्च किया था, जो कि हालांकि थर्ड स्टेज में जाके वो फेल हो गया था कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, जिसने कि मतलब उसका जो ट्राजेक्ट्री था वो डेविएट हो गया था अपनी ट्राजेक्ट्री से, ठीक है। तो अब इंडिया ने क्या किया है, सॉरी इसरो ने, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो इन ऑर्बिट यानी ऑर्बिट के अंदर जो रिफ्यूलिंग होता है, इंडिया ने
वो पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया है, ठीक है। हम ऐसे भी हम देखते हैं ना, काफी हमने वीडियोस भी देखा है जो हमारे एटमॉस्फेयर में भी अ, जो प्लेन्स ट्रैवल करते हैं, या फिर आप एयरफोर्स के आप प्लेन्स देख लोगे, तो क्या होता है, आप विद इन द एयर रिफ्यूलिंग चलता रहता है ना, आपने वीडियोस देखा होगा। तो इसी तरह जो है इन सैटेलाइट्स को भी इन ऑर्बिट जो है रिफ्यूलिंग का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है, ठीक है। तो ये जो अगर हम बात करें, जो PSLV C62 है, ये 62nd है रॉकेट किसका, PSLV एडिशन का, जो कि लाइक थर्ड स्टेज में जाके थोड़ा टेक्निकल रीजंस की वजह से ये फेल हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ओरिशनिक मिसाइल के बारे में। तो ये ओरिशनिक मिसाइल के बारे में भी हमने प्रीवियस सेशंस में पढ़ रखा है। तो क्या है ये ओरिशनिक मिसाइल, देखिए ये एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, जिसको किसने डेवलप किया है, रशिया ने, ये रशिया का मिसाइल है। क्या है ये बैलिस्टिक मिसाइल, क्या होता है? अगर आपने कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा है, तो याद रखिएगा ये बैलिस्टिक मिसाइल जो है ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे काम करती है। जिनको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में नहीं पता है, तो अगर आप एक पत्थर हाथ में लेते हैं और अगर आप इस तरीके से अगर आप पत्थर फेंकेंगे, तो वो किस पाथ में जाएगा, वो एक ऐसे पाथ में, डोम पाथ में वो फॉलो करेगा। तो इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये इसी प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रिंसिपल पे ये काम करती है, ठीक है। अब देखिए ये ना एक बहुत लॉन्ग रेंज और एक्यूरेट मिसाइल है, जिसको कि रशिया ने बनाया है। और ये अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसने अभी जो नाटो बॉर्डर्स के कुछ अंदर में ही यूक्रेन कंट्री के विद इन द टेरिटरी इसने वहां पे इसको छोड़ा है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा साइंस इन टेक खत्म। चलिए अब हम बिहार करंट अफेयर्स के बारे में आते हैं। तो पटना हाई कोर्ट ने अब क्या किया है, तो बिहार गवर्नमेंट पे उन्होंने 5 लाख का फाइन लगा दिया, क्योंकि उन्होंने एक माइनर को जेल भेज दिया। हालांकि हमारे इंडियन जो जुडिशरी सिस्टम है, उसमें एक माइनर को आप जेल नहीं भेज सकते, जो भी 18 से नीचे है उनके लिए एक अलग से रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है, जिसको कि हम जुवेनाइल होम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है, बिहार गवर्नमेंट लॉन्चेस 26,000 करोड़ लैंड बैंक टू बूस्ट इंडस्ट्री एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो बिहार गवर्नमेंट ने 26,000 करोड़ के लैंड बैंक जो है इशू कराया है, किसके लिए, यूथ के लिए, ताकि वो इन्वेस्टमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए इसको यूज कर सके। अब ये लैंड बैंक क्या होता है, चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए लैंड बैंक ना, देखिए बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, जो लैंड होते हैं यानी कि जमीन जो कि अंडर यूज होता है या कि अनक्लेम्ड होते हैं, तो उस लैंड को जो है गवर्नमेंट अपने अक्यूज करती है, ठीक है, यानी कि उसका एक्विजिशन होता है। जैसे कि बिहार गवर्नमेंट ने 26,000 करोड़ के लैंड को एक्विजिशन किया है उन्होंने, किसके लिए, ताकि जो यहाँ की यूथ है वो मतलब इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट कर सके उस जमीन पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, ताकि बिहार जो है और ज्यादा इंडस्ट्रीज के सेक्टर में आगे बढ़ सके, जो भी बिहार का एम है इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है, वो सब हो सके। और साथ ही साथ जितने भी, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज ही अट्रैक्ट हो, छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी उस पर बनाए जा सकते हैं, और बड़ों को तो मतलब जो लार्ज स्केल है उनको तो दे आर ऑलरेडी वेलकम, ठीक है। तो ये लैंड एक्विजिशन जो है अभी बिहार के 21 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है कंडक्ट करा चुके गए हैं, और कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बाकी है, तो शायद फर्दर जो है आगे डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम कराया जाए। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो डीएम्स इनिशिएटिव गिव स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन इन बिहार अ न्यू वॉइस थ्रू द श्रावण श्रुति प्रोग्राम, ठीक है। तो श्रावण श्रुति एक प्रोग्राम है जिसको कि बिहार के एक जो डीएम रह चुके हैं उन्होंने लॉन्च किया गया था। तो इस इनिशिएटिव का जो एम है वो ये है कि अगर मान लो कोई गरीब घर का बच्चा, यानी कि पॉवर्टी के वजह से जो है किसी को भी सुनने में या बोलने में तकलीफ नहीं होना चाहिए, यानी कि उनके सुनने और बोलने की तकलीफ को जो है हील करने के लिए, ठीक करने के लिए जो है इस श्रावण श्रुति प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये उन्होंने कब देखा था, देखिए गोवा में, सॉरी गोवा बोलते, गया में, गया जी जो है, तो वहाँ के जो कुछ स्ट्रगलिंग जो पॉवर्टी में थे फैमिलीज, तो वहाँ पे जब उन्होंने ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन देखा, तो उन्होंने ये एक स्कीम लॉन्च किया, जिसमें से कि जो भी अफेक्टेड चिल्ड्रन है, तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो है वो कराया जाएगा, ठीक है। इसमें जो है बच्चों को जो है हियरिंग एड्स प्रोवाइड किया जाएगा। हियरिंग एड्स मतलब जो उनको हियरिंग में सहूलियत देते हैं, उनको हियरिंग एड्स दिया जाएगा, साथ ही साथ उनको कॉक्लियर इम्प्लांट्स भी दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका कॉक्लियर इम्प्लांट्स। कॉक्लियर इम्प्लांट्स क्या होता है, देखिए हमारे कान के अंदर जो है कान में भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं, तो हमारे कान के अंदर एक कॉक्लिया प्रेजेंट होता है, जो कि मेन वाइब्रेशन के लिए, जो वाइब्रेशन सेंस करके फिर
जिसको कि हम सुन सकते हैं। तो कॉक्लिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका जो इम्प्लांट है या तो हियरिंग एड्स प्रोवाइड किए जाएंगे या तो ये कॉक्लियर इम्प्लांट्स प्रोवाइड किया जाएगा बेस्ड ऑन द सिचुएशन ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। इसमें साथ साथ क्या है कि फैमिली को जो है 2 साल का फ्री स्पीच थेरेपी और फिजियोथेरेपी भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बिहार चीफ सेक्रेटरी रिव्यूज फार्मर रजिस्ट्रेशन कैंपेन, ठीक है। ऑर्डर्स टेक्निकल अपग्रेड्स, बिहार प्लान्स कंटिन्यूस फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड टेक्निकल अपग्रेड्स टू स्ट्रीमलाइन द एग्रीस्टैक इनिशिएटिव, ठीक है। ये वन लाइनर्स है। अब देखिए, ईस्टर्न लिंक कैनाल प्रोजेक्ट इन फाइनल फेज, मिलियन ऑफ फार्मर्स इन पटना एंड अदर डिस्ट्रिक्ट टू बेनिफिट, ठीक है। अब देखिए, ये बिहार में क्या है ना कि जो हमारा मेनली जो साउदर्न और सेंट्रल बिहार है, ये ना बहुत ही ड्राउट एरिया होता है, ठीक है। तो अब क्या है, जो ईस्टर्न कैनाल है हमारा स्टेट का, तो उसको जो है थोड़ा सा लिंक करने का अभी प्रयास चल रहा है कि जो मेनली जो ड्राउट एरिया से जो अफेक्टेड फार्मर्स है, उनको इरिगेशन में जो है मतलब प्रॉपर उनको टाइमली इरिगेशन मिले, ठीक है। ये कहाँ पे बेनिफिट किया जाएगा, आपका पटना हो गया, औरंगाबाद, गया एंड अरवल डिस्ट्रिक्ट में आपका बेनिफिट किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं तो वैभव सूर्यवंशी के बारे में। तो देखिए, वैभव सूर्यवंशी बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे पिछले साल, क्यों? क्योंकि ये पूरे आईपीएल की हिस्ट्री में जो यंगेस्ट प्लेयर है खेलने वाले, ठीक है। तो ये यंगेस्ट प्लेयर बने थे आईपीएल में खेलने के लिए, और उन्हें किसने खरीदा था, जो राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है, तो उसने ये वैभव सूर्यवंशी को खरीदा था उसने। और अब जो है इस वैभव सूर्यवंशी को बाल जो है बालवीर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये कहाँ है, ये समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं, और इनको 2025 में एक्सेप्शनल अचीवमेंट के लिए अवार्ड किया गया है, ठीक है। चलिए, तो 2011 में ही इन्होंने डेब्यू किया था रणजी ट्रॉफी में बिहार की तरफ से, सिर्फ 12 साल की उम्र में, और आईपीएल में यंगेस्ट सोल्ड प्लेयर बने थे, ठीक है। और 2025 में इनका जो है बहुत ही ज्यादा एक एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस देखा गया था आईपीएल में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अब बिहार में जो है बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू सैफरन कल्टीवेशन भी होने वाला है, जिससे जो सैफरन सेक्टर है उसमें और भी ज्यादा बिहार ग्रोथ कर सके, ठीक है। चलिए, अब हो गया 12 खत्म, 13 खत्म, अब हम आते हैं 14 जनवरी पे। अब सिर्फ 2 सेक्टर्स बाकी है, पहला हो गया हमारा 14 जनवरी और दूसरा हो जाता है अब 15 जनवरी, ठीक है। चलिए अब हम 14 जनवरी पे आते हैं। तो जैसे कि हमने 13 तारीख को पढ़ा कि काफी स्टेट्स में बिहू मनाया गया है, पोंगल मनाया गया है, और आपका लोहरी मनाई गई है, ठीक है। तो अब उसके नेक्स्ट डे यानी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको अलग अलग नेम से भी मनाया जाता है। पोंगल जैसे मैंने कहा कि आपका 4 दिन का होता है, ठीक है। बिहू बिहू में भी स्पेसिफिकली माघ बिहू सेलिब्रेट किया जाता है। लोहरी हो गया, खिचड़ी हो गया, बिहार में खिचड़ी पर्व बोलते हैं इसको, ठीक है। दही चूड़ा पर्व बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक सीजनल ट्रांजिशन है विंटर से स्प्रिंग को लेके, ठीक है। चलिए अब नेशनल न्यूज की बात करते हैं। तो राजस्थान की एक ग्राम पंचायत है, राजस्थान की एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम है ब्रह्मनवास कंकर ग्राम पंचायत। तो ये पहला विलेज बना है राजस्थान स्टेट में जो कि पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हो चुका है, ठीक है। यानी कि अपने मतलब इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए ये कोई भी टाइप का केमिकल्स यूज नहीं करते, ये 100% ऑर्गेनिक तरीके से जो है ये काम करते हैं, ठीक है। चलिए, और ये ग्रास रूट लेवल अचीवमेंट है जिसमें से कि ये काइंड ऑफ प्रमोट भी कर रहे हैं कि आप भी केमिकल फ्री फार्मिंग पे आप जाइए, आप नेचुरल जो रिसोर्सेज है आप उनको यूज करें, आप ऑर्गेनिक तरीके से जो है अपने फार्मिंग को कंटिन्यू कर सके, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी ये प्रमोट करता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ठीक है। बनेरघट्टा नेशनल पार्क के बारे में, तो ये जो कमिटी है सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी सीईसी, इसने रिकमेंड किया है रिस्टोरिंग द ओरिजिनल 2016 इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन अराउंड द बनेरघट्टा नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये जो सीईसी है इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था अभी 2026 में, क्योंकि ठीक है रिव्यू करने के लिए कि देखिए ये जो नेशनल पार्क है ना, ये बैंगलोर में है, ठीक है। ये बैंगलोर का जो अर्बन एरियाज है और कर्नाटका के कुछ
रामनगरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये प्रेजेंट है। अब देखिए यहाँ पे है ना कि थोड़ा डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में क्या है, जो मेन जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होता है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, ठीक है। तो इसीलिए जो है अभी ये कमिटी बिठाई गई है कि जो 2016 में, यानी कि आज से 10 साल पुराना जो आपका ESZ था, इकोनॉमिक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, उसको आप वापस से रिस्टोर करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जो 53rd वर्ल्ड बुक फेयर है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। एक्सरसाइज साझा शक्ति मिलिट्री सिविल फ्यूजन एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज साझा शक्ति। तो बहुत सारे एक्सरसाइजेस कंडक्ट कराई जाती है, कभी कभी कुछ आर्मी होता है, कभी नेवी इन्वॉल्व होती है, कभी हमारे एयरफोर्स इन्वॉल्व होती है। तो ये जो साझा शक्ति है ये एक फ्यूजन एक्सरसाइज है, किसके द्वारा, कौन कंडक्ट करा रही है, देखिए आपका जो हमारा मिलिट्री मिलिट्री जो एजेंसी है और हमारी सिविलियन एजेंसी। मिलिट्री एजेंसी में तो हमारा जो 3 विंग्स हो जाता है वो है। सिविलियन एजेंसी में कौन हो जाता है, जो हमारे पुलिस हो गए और भी कुछ कुछ है ना, तो वो हमारे सिविलियन एजेंसी में हो जाते हैं। तो इस बार क्या है, जो हमारी इंडियन आर्मी और सिविलियन एजेंसी यानी कि पुलिस जो है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र पुलिस जो है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करी है, जिसका नाम है साझा शक्ति। इंडियन आर्मी का भी कौन सा विंग इसे कंडक्ट करा रहा है, जो सदर्न कमांड है ना, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा को जो कमांड करने वाली जो सदर्न कमांड है, वो इसको ऑर्गेनाइज करा रही है। और इस साझा शक्ति का जो मेन एम है वो आपका हो जाता है, पहला डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स इन रियर एरियाज, ठीक है। ये महाराष्ट्र पुलिस फोर्स हो गया, फोर्स 1 एंड फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, तो ये कुछ कुछ सिविल एजेंसीज पार्टिसिपेट की थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं एक वन लाइनर न्यूज के बारे में, अगर हम बात करते हैं तो होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर लॉन्च द नेशनल आईडी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम टू स्ट्रेंथन द काउंटर इम्प्रोमाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम। तो एक ऐसा सिस्टम, आईईडी सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो इंडिया में जो मोस्टली जो बॉम्ब रिलेटेड जो अटैक्स होते हैं, जितने भी एसोसिएटेड होते हैं, कोई ग्रुप एसोसिएट होता है, तो उन्हें जो है एक सिस्टमैटिकली डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए जो है ये लाया गया है। और साथ ही साथ टेररिस्ट इंसिडेंट्स को के जो इन्वेस्टिगेशन है उनको और भी ज्यादा स्ट्रेंथ करने के लिए, यानी कि पावर ऐड करने के लिए इस चीज को लाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बोड़ा त्योहार के बारे में, ठीक है। तो ये बोड़ा त्योहार क्या होता है, अभी कुछ दिन पहले ये सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा चर्चित था। तो ये बोड़ा त्योहार क्या होता है, देखिए हिमाचल प्रदेश में एक ट्राइब है जिसका नाम है हाथी ट्राइब, ठीक है। हाथी हाथी नहीं, हदी ट्राइब, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में ये एक ट्राइब है। तो जो ना पॉली एंड्री को प्रमोट करता है, जो सपोर्ट करता है। अभी देखिए दो टर्म्स होते हैं, एक हो गया आपका पॉली एंड्री और दूसरा हो गया आपका पॉलीगैमी, ठीक है। पॉलीगैमी तो हमने काफी सुना होगा, जो कि कुछ कुछ कम्युनिटीज में एक्सेप्टेबल भी है, जहाँ पे मेल जो है वो एक से ज्यादा फीमेल से वो शादी कर सकते हैं। तो इस चीज को क्या है, पॉलीगैमी बोला गया। लेकिन अगर एक फीमेल एक से ज्यादा मेल से वो शादी कर रही है तो उसको हम पॉली एंड्री बोलते हैं। तो ये पॉली एंड्री जो है, इस बड़ो त्योहार जो है ये इस ट्राइब में लीगल माना गया है, ठीक है। ये काफी लीगल फेस्टिवल है, जहाँ पे जो फीमेल है वो एक या एक से ज्यादा ब्रदर्स से शादी करती है, यानी कि एक ही फैमिली के जो ब्रदर्स होते हैं वो उनसे शादी करती है, यानी कि पॉलीएंड्री जो है इस केस में यहाँ पे इस फेस्टिवल में लीगल है, ठीक है। चलिए ये लीगली ऑर्गेनाइज है, हिमाचल रिकॉग्नाइज है हिमाचल प्रदेश में। और ये एक जोड़ीदारा को प्रमोट प्रैक्टिस करते हैं। जोड़ीदारा जो है वो क्या है, पॉलीएंड्री का नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पंजाब सेलिब्रेटेड ध्यान दी लोहड़ी स्पेशल फेस्टिवल टू ऑनर 5100 न्यू बॉर्न गर्ल्स, ठीक है। तो पंजाब में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, और जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जो गर्ल चाइल्ड जो बॉर्न होती है, इससे एक पॉजिटिव चेंज दिखाता है कि हमारी जो सोसाइटी है अब एक मेल बॉन्ड से लेके अब जो शिफ्ट हो रहा है फीमेल बॉन्ड तक, जो प्रमोट कर रही है, जो अब खुश हो रही है, एक बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट को शो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, साइंस एंड टेक पे आते हैं। तो एक भाषिनी समुदाय जो है ऑर्गेनाइज कराया गया है, किसने किया है, बाय मेती। कहाँ पे, क्या करने के लिए, जो इंडिया का जो एआई इकोसिस्टम है, लैंग्वेज का जो एआई इकोसिस्टम है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है, ठीक है। ज्यादा नहीं है, एक वन लाइनर क्वेश्चन है।
नेक्स्ट, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है, तो ये जो है इसका भी डेमोन्स्ट्रेटेड और टॉप अटैक कैपेबिलिटी, ठीक है। तो ये किसी भी मूविंग टारगेट को जो है, ऑब्जेक्ट को जो है ये टारगेट करके हिट कर सकती है, ठीक है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चंस है। इसको डीआरडीओ ने बनाया है और साथ ही साथ जो है डिफेंस लैबोरेटरी हैदराबाद में उसने भी इसे बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है पीएसएलवी की हम बात करें, जो कि हमने अभी इससे पहले वाले दिन में, यानी कि 13 तारीख के जो हमने स्लाइड्स में पढ़ा था पीएसएलवी C62 के बारे में, कि ये इंडिया का जो है जो पीएसएलवी सीरीज का जो 62nd रॉकेट है, सैटेलाइट है, उसको लॉन्च किया गया, जो कि थर्ड स्टेज में जाके ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन ये अपने पाथ से डेविएट हो गया, ट्राजेक्टरी से डेविएट हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एरोसोल की बात करते हैं। तो अ न्यू आईआईटी मद्रास ने स्टडी पब्लिश्ड साइंस एडवांसमेंट की, ठीक है। तो अब देखिए आईआईटी मद्रास ने ना एक उन्होंने एक ये शो किया है, साइंस लॉन्च किया है, ऐसा मतलब उन्होंने एक्चुअली पब्लिश किया है, एक्चुअली एक रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश किया कि देखिए जो एयर पोल्यूशन का जो वन ऑफ द मेन कॉजेज है ना, वो आपका पोल्यूशन एरोसॉल्स हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा पोल्यूशन को और इंटेंसिफाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो विंटर में जो पोल्यूशन है उसको बढ़ाने का जो मेन कारण है आपका एरोसॉल्स हो जाता है, ठीक है। चलिए एरोसॉल्स क्या होता है हम वो देखते हैं। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे सॉलिड या फिर जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, जो डिजॉल्व होते हैं ना हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको ना हम एरोसॉल्स कहते हैं, ठीक है। और ये ना मतलब ऐसा नहीं है कि इनविजिबल होता है, ये हमारे नेकेड आई को जो है विजिबल होता है, ठीक है। तो इनको ऐसा नहीं कि विजन में कुछ दिक्कत है कि हमें दिखता नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ जो इसका जो है एसोसिएटेड है ये, कि ये हमारा जो क्लाइमेट है, वेदर वगैरह, इस पे काफी इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अभी ये स्टडी से भी आया ये वाला चीज, कि जो हमारी जो एयर क्वालिटी हो गई, जो हमारी वेदर की जो क्वालिटी, उसको बहुत ज्यादा ये एनहांस करता है, इम्पैक्ट करता है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है पोल्यूशन में, हम कह सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आता है ग्रीन वर्ल्ड लिमिट के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है ये ग्रीन वर्ल्ड लिमिट? देखिए आप सबने स्टेट्स ऑफ मैटर तो पढ़ा ही होगा बचपन में, कि बचपन में जो पढ़ते थे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं ना, क्या होता है आपका सॉलिड लिक्विड और गैस। थोड़े बड़े क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, 3 नहीं होता है, एक और होता है जिसको कि हम कहते हैं प्लाज्मा, है ना। 11th-12th में आपको एक झटका दिया जाता है जिसमें बोलते हैं कि आपने गलत पढ़ा है कि 3 होता है। थोड़ा और बड़े हो तो पता चलेगा कि 4 स्टेजेस होते हैं, मतलब 4 फेज होते हैं, स्टेट्स होते हैं मैटर के, सॉलिड लिक्विड गैस और एक प्लाज्मा, ठीक है। तब यही प्लाज्मा से रिलेटेड है ये आपका ग्रीन वर्ल्ड लिमिट। तो क्या होता है? तो देखिए प्लाज्मा का मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, एक रिएक्टर होता है जिसको कि तोकामक फ्यूजन रिएक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोकामक फ्यूजन रिएक्टर बोलते हैं। तो क्या होता है? तो ये ना डोनट शेप का रिएक्टर होता है। डोनट क्या होता है? देखिए डोनट एक ये ऐसा शेप है डोनट का, ठीक है। तो ये डोनट शेप का जो है ये एक रिएक्टर होता है जिसको क्या बोलते हैं? तोकामुक न्यूक्लियर रिएक्टर हम बोलते हैं, ठीक है। तो इस रिएक्टर के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट होता है इस प्लाज्मा को क्या करने का, फिट करने का, उसको ही हम कहते हैं ग्रीन वर्ल्ड लिमिट। याद रखिएगा, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लाज्मा जो इस रिएक्टर में, डोनट शेप रिएक्टर में जो फिट हो सकता है, उसको हम उस लिमिट को हम क्या कहते हैं? ग्रीन वर्ल्ड लिमिट कहते हैं। ये मैक्सिमम प्लाज्मा डेंसिटी जिसको कि हम आपका मेंटेन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब अगर वो मैक्सिमम लिमिट से ये प्लाज्मा डेंसिटी अगर क्रॉस होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर इसका कैपेसिटी 100 है, ठीक है, हमने इसमें 105 का जो है डेंसिटी ऐड कर दिया है, तो क्या होगा? तो ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ये कोलैप्स हो जाएगा, ये आपका डैमेज हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, कोई भी, मतलब डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी कि कितना ज्यादा इसका लिमिट गया है, तो ये काइंड ऑफ कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी क्या है, ये हो गया आपका ग्राउंड लिमिट। अब इससे रिलेटेड क्या न्यूज है? तो देखिए, तो चाइना का जो एक रिएक्टर है उसका नाम है ईस्ट फ्यूजन रिएक्टर। उसने क्या बोला है, उसने एक क्या है, एक अचीव किया है कि ये जो ग्रीन वर्ल्ड लिमिट है उससे भी 65% ज्यादा, ठीक है। मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मान लीजिए इसका 100 लिमिट है ना, इस ग्रीन वर्ल्ड लिमिट का, तो चाइना का जो रिएक्टर है उसने 65% ज्यादा जो है इस लिमिट को भी क्रॉस कर दिया, यानी वो जो रिएक्टर है वो 65% ज्यादा भी ग्रीन वॉल लिमिट से इसको प्लाज्मा को होल्ड कर सकता है। यानी कि अगर ग्रीन वॉल का लिमिट अगर 100 है तो चाइना का जो रिएक्टर है उसका लिमिट कितना होगा? 165। ये एक एग्जांपल है, मैं नंबर्स के थ्रू आपको एग्जांपल समझा रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
तो अरुणाचल प्रदेश में जो है 2 नए फ्रॉग के स्पीशीज को डिस्कवर किया गया है, ठीक है? कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और उसे किसने डिस्कवर किया है? एसडी बीजू ने उनसे डिस्कवर किया है, जिसे एसडी बीजू को याद रखिएगा फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? उन्होंने 2 नए फ्रॉग स्पीशीज को जो है आपका डिस्कवर किया है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? लेप्टोब्राइचम सोमानी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, आईटी मद्रास लॉन्च परम शक्ति एंड इंडिजीनियसली डेवलप सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम। तो परम शक्ति के बारे में तो जानते ही हैं, ये एक टाइप का सुपर कंप्यूटर है जिसको कि सीडीएसी ने डेवलप किया है, और साथ ही साथ आईटी मद्रास ने भी डेवलप किया है। ये काइंड ऑफ सुपर कंप्यूटर है, बहुत ही फास्ट रिएक्टर कंप्यूटर्स है ये, ठीक है? चलिए अब हम आते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज पे। तो जो हमारा पहला है वो है पाक सिलिका इनिशिएटिव, ठीक है? तो ये अब आर्टिकल्स में क्यों है? तो यूएसए ने बोला है कि इंडिया जो है ये पाक सिलिका जो इनिशिएटिव है इसका हम इनवाइट कर रहे हैं इंडिया को। इंडिया आना पड़ेगा इस मीटिंग को, इनिशिएटिव को मतलब उसका पार्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि यूएसए चाहता है कि इंडिया यूएसए का जो रिलेशन हो वो स्टेबलाइज हो गए। अब ये क्या है पाक सिलिका इनिशिएटिव, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए ग्लोबली जो एक सिलिकॉन चेन है, ठीक है? सिलिकॉन चेन है उसको एनहांस करने के लिए, ठीक है? उसको एनहांस करने के लिए हो गया एक मतलब इनोवेटिव तरीके से उसको हम, और ग्लोबली एक ट्रेड फॉर्म में हम उसको जब एनहांस करते हैं, तब इस पूरे इनिशिएटिव को जो है क्या है, पैक्स सिलिका के नाम पे उसको कहा गया है, ठीक है? इसका एम क्या है? टू सिक्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर्स एंड एआई क्रिटिकल सप्लाई चेन, ठीक है? तो इस चीज के लिए जो है इस पैक्स सिलिका इनिशिएटिव को लाया गया है, और यूएस चाहता है कि इंडिया इसका इवेंट को अटेंड करे, ठीक है? नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। तो देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और म्यांमार के बारे में है। पहला अब थोड़ा स्टैटिक जान लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर्स है वो आपका नेदरलैंड में, ठीक है? अब ये क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हम वो जानते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का जो एपेक्स जुडिशियल बॉडी है ना, जो एपेक्स जुडिशियल बॉडी है उसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपका नीदरलैंड्स में है, ठीक है? अब ये न्यूज में क्यों है? तो न्यूज में अब ये इसलिए है क्योंकि अब ये इस साल 2026 में म्यांमार में जो बहुत जीनोसाइड हुआ था उसको लेके अपना जो है हियरिंग कर रही है। अब क्या हुआ था म्यांमार में जो रोहिंग्या माइग्रेंट्स है उसको लेके? तो देखिए म्यांमार में जो रोहिंग्या है ना, रोहिंग्या आप सबने सुना होगा, रोहिंग्या क्या है? तो देखिए रोहिंग्या जो है ये एक ना मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? जो कि म्यांमार में प्रेजेंट थी, ठीक है? अब देखिए म्यांमार जो है ना ये एक मेजोरिटी मेजोरिटी में देखे तो ये एक बुद्धिस्ट डोमिनेट कंट्री है, ठीक है? जिसमें से कि रोहिंग्या जो है ये एक स्मॉल पार्ट रही है, किसकी? मुस्लिम माइनॉरिटी की रही है। अब क्या हुआ ना कि म्यांमार ने बोल दिया कि ये जो रोहिंग्या कम्युनिटी है, और हाँ ये किस स्टेट में है? ये म्यांमार की जो रखाइन स्टेट है, ये वहां पे ये लोग रहती थी, और ये ना जो मेनली आपका इंडिया बांग्लादेश जो बॉर्डर है इसके पास में था, ठीक है? तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ, राइज हुआ कि म्यांमार ने बोला कि ये जो रोहिंग्या है ये हमारे कंट्री के नहीं है, ठीक है? और ये इलीगल माइग्रेंट से कहाँ के? बांग्लादेश के, ठीक है? तो उन्होंने क्लेम कर दिया कि म्यांमार ने क्लेम कर दिया कि रोहिंग्या हमारे कंट्री के नहीं है। अब उन्होंने ये भी बोल दिया कि ये बांग्लादेश के इलीगल माइग्रेंट्स है, जो कि आपके रखाइन में आपके बस चुके हैं। अब बांग्लादेश ने इन्हें एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। बांग्लादेश क्लेम करता है कि ये रोहिंग्या हमारे यहाँ के नहीं है। अब काइंड ऑफ रोहिंग्या बीच में फंस गए, ना वो इधर के रह रहे, ना वो म्यांमार के रह रहे, ना ही वो अब बांग्लादेश के रह रहे। अब क्या हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ही भारी संख्या में रोहिंग्या जो कम्युनिटी है उनका माइग्रेशन शुरू हुआ। माइग्रेशन शुरू होने से पहले मेनली क्यों हुआ? म्यांमार ने जो है एक बार बहुत ही मास अटैक कर दिया उनके ऊपर में, बहुत ही जीनोसाइड कंडक्ट कराया, ठीक है? बहुत लोगों की जान गई, और करीब 7 से 7.5 लाख जो पॉपुलेशन है वो आपका माइग्रेट करना शुरू कर गया। कौन? रोहिंग्या के, ठीक है? जो रोहिंग्या कम्युनिटी है, बांग्लादेश में इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, इंडिया में जो है, इंडिया में भी जो उसकी इन्फिल्ट्रेशन है वो शुरू हो गई। इंडिया में रोहिंग्या पॉपुलेशन आपको, आप जो दिल्ली साइड है आप वहां पे आपको पॉपुलेशन आपको ज्यादा दिखाई देगी। तो इस जीनोसाइड को जो है अब रिव्यू करने के लिए इसकी हियरिंग को जो है 2019 में जो इस जीनोसाइड को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेके गया। एक उन्होंने केस फाइल किया कि ये ऐसा ऐसा जीनोसाइड हुआ है, और अब 2026 में जो है इसकी हियरिंग होने वाली है, ठीक है? चलिए तो ये हो गया इसका
टॉपिक कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मलेशियन कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया कमीशन हैज टेम्पररी ब्लॉक एक्सेस टू ग्रॉक। हमने पहले भी पढ़ा था कि कैसे इंडोनेशिया ने ग्रॉक को जो है बैन कर दिया है, उसके एक्सेस को बंद कर दिया है। ठीक है, चलिए। चाइनीज, रशियन एंड ईरानियन वॉरशिप अराइव फॉर ड्रिल्स इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में चाइनीज, रशियन और ईरानियन शिप्स जो है वो अराइव हो गई है मिलिट्री जो ड्रिल्स होती है वो कंडक्ट कराने के लिए, और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका में हो रहा है। और अब बात भी काफी हो रहा है कि शायद जो यूएसए का एक टैक्टिक था वेनेजुला के लिए, शायद इसको कम्बैक्ट करने के लिए जो है ये अब ड्रिल कराया जा रहा है। ठीक है, अभी जो काफी ज्यादा फ्रिक्शन चल रहा है ग्लोबली उसको कॉम्बैट करने के लिए। चलिए अवार्ड्स पे आते हैं। तो टिनेशियन फिल्म मेकर जुबैर जिलासी विन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एआई फिल्म अवार्ड फॉर हिज फिल्म लिली एंड रिसीव्स $1 मिलियन प्राइज। ठीक है, ये भी आपका वन लाइनर है। इंडियन आर्मी ऑफिसर फ्रॉम बेंगलुरु विंस यूएन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड ऑफ 2025। इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो किसने जीता है? मेजर स्वाति संथा कुमार, ठीक है, जो कि बैंगलोर से है, और उन्हें ये प्राइज मिला है यूएन सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड ऑफ 2025। ठीक है, तो इनको रिकॉग्नाइज किया था इनके प्रोजेक्ट जो इक्वल पार्टनर्स है, इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस, उनके लिए। और ये भी कहाँ सर्व कर रही है? करेंटली सर्विंग विद द यूएन मिशन इन द साउथ सुडान। ठीक है, चलिए स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो विराट कोहली जो है वो पहले ऐसे प्लेयर बने हैं, फास्टेस्ट प्लेयर टू रीच 28,000 रन्स अक्रॉस द फॉर्मेट्स। ठीक है, उन्होंने किसे पास किया है? सचिन तेंदुलकर को, और साथ ही साथ कुमार संगकारा को भी उन्होंने सरप्लस कर दिया है। ठीक है, तो वो इस हिस्ट्री को अचीव करने के लिए वो ऐसे थर्ड बैटर बने हैं। ठीक है, आफ्टर सचिन तेंदुलकर एंड कुमार संगकारा कोहली बने। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो एफसी बार्सिलोना विन द 16 स्पेनिश सुपर कप। ठीक है, किसको उन्होंने डिफीट किया है? उन्होंने डिफीट किया है रियल मैड्रिड को बाय 3-2 स्कोर। ठीक है, और वो कौन सा टाइटल जीते हैं? जो 16th सुपर कप टाइटल है, उन्होंने 16th एडिशन इसका जीता है। किसको डिफीट किया है? रियल मैड्रिड को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप कंडक्ट कराया गया था, जिसमें जो विनर रहे हैं वो इंडियन रेलवेज रहे हैं, उनका एक डोमिनेंस रहा है इसमें। ठीक है, वो उन्होंने ट्विन टाइटल्स इसमें जीता है। ठीक है, वुमेन कैटेगरी में भी और मेल कैटेगरी में भी। चलिए ये तो हो गया इसका। चलिए अब हम बिहार करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंक्यूबेटर साइंस एमओए विथ 5 एग्री स्टार्टअप सिक्योर्स 50 लाख RKVY फंडिंग। ठीक है, इसके बारे में जो है हम जो हमारा लास्ट आज का है 15 जनवरी, इसके RKVY के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कैसे मर्ज किया गया है कुछ कुछ स्कीम्स को एक अम्ब्रेला स्कीम के अंदर, जो RKVY स्कीम है उसके अंदर इसको मर्ज किया गया है। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो बिहार कैबिनेट क्लियर्स इंदिरापुरी रिजर्वॉयर प्रोजेक्ट अप्रूव्स 43 अदर इनिशिएटिव। ठीक है, सोन वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। देखिए अब इंडिया झारखंड के बीच में ना जो हमारी साउथ बिहार में एक रिवर फ्लो करती है, सोन रिवर, जो कि किसका पार्ट है? जो कि हमारा गंगा रिवर है, उसका ट्रिब्यूटरी है, जिसको हम कहते हैं सोन। ठीक है, तो ये जो सोन है ना, ये थोड़ा डिस्प्यूटेड रिवर है। ठीक है, किसके बीच में? बिहार और झारखंड के बीच में। ये क्यों है? देखिए झारखंड जो है ये बिहार से कब बाइफर्केट हुआ था? 2000 में ये बिहार से बाइफर्केट हुआ था। तो तब क्या था ना कि बिहार को थोड़ा सा ज्यादा शेयर मिला था वाटर का, क्योंकि तब बात आ गया था ना कि अब ये जो रिवर है ये किसको कितना हिस्सा मिलने वाला है, कितना शेयर होने वाला है। तो बिहार को थोड़ा ज्यादा शेयर मिला था। तो अब जो है उस टाइम एक कमेटी बिठाई गई थी। ठीक है, 1973 में बंसागार अग्रीमेंट हुआ था, जिसमें बोला गया था जो अनडिवाइडेड बिहार था, यानी कि 2000 से भी ईयर 2000 से भी पहले 7.75 मिलियन एकड़ फीट यानी MAF ऑफ वाटर दिया गया था। ठीक है, अनडिवाइडेड बिहार को। उसके बाद से जो है 2000 के बाद जो है बिहार और झारखंड बाइफर्केट हो गया, और अब क्या है? वाटर डिस्प्यूट शुरू हो गया। उसके बाद फाइनली जो है अब एक इसमें डिसीजन हुआ कि बिहार को जो है 5.75 MAF मिलेगा और झारखंड को 2 MAF मिलने वाला है। ठीक है, इससे क्या है? बिहार की जो कुछ कुछ ड्राउट अफेक्टेड एरियाज है ना, वहाँ पे आपका इरिगेशन के लिए बेटर होगा, जैसे कि भोजपुर, बक्सर, रोहतस, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया एंड अरवल डिस्ट्रिक्ट, ये सब जगह थोड़ा वाटर सप्लाई और बढ़ेगा इरिगेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट की बात करें। फ्रॉम बिहार पॉन्ड्स टू ग्लोबल
प्लेट्स हाउ अ यंग एंटरप्रेन्योर इज गिविंग मखाना अ न्यू फीचर। ठीक है, तो मखाना अभी बिहार में बहुत ज्यादा आपका ट्रेंडिंग कह सकते हैं, क्योंकि अब मखाना बोर्ड स्टैब्लिश होने वाला है, क्योंकि बिहार जो है इंडिया में बिहार जो है इंडिया में मखाना प्रोडक्शन में वो लीड करता है। और इसी के लिए काफ़ी स्कीम्स है, इनिशिएटिव्स है, जैसे कि वोकल फॉर लोकल स्टार्टअप इंडिया जो है बिहार के डेवलपमेंट को फोकस करते हुए लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। और साथ ही साथ जैसे मखाना का तो रेवोल्यूशन हो ही गया, बिहार में जो है हनी रेवोल्यूशन के लिए भी जो है स्कीम्स लाई जाएंगी और पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, क्योंकि पिछले 10 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो बिहार में जो हनी प्रोडक्शन है वो 177% बढ़ चुका है। ठीक है, इसलिए एक नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस होने वाला है बिहार के हनी रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, चलिए चलिए आज का हम लास्ट जो डेट है यानी कि 15 जनवरी, हम 15 जनवरी के न्यूज़ को जो है अब हम कवर करने वाले, ये हमारे सेशन का जो है लास्ट डेट होने वाला है जिसको कि हम आज कवर करने वाले हैं। आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्या अगर हम बात करें तो एज यूजुअल हमने 12 जनवरी का डेट पढ़ा नेशनल यूथ डे, 13 जनवरी को हमने पढ़ा लोहरी, आपका बिहू और पोंगल, हमने इसके बारे में पढ़ा। 14 जनवरी को हमने पढ़ा मकर संक्रांति के बारे में। ठीक है, और अब जो 15 जनवरी है, 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है एज द इंडियन आर्मी डे। ठीक है, तो 78th एडिशन मनाया जा रहा है इंडियन आर्मी डे का, जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन आर्मी का जो हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसके लिए ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है हम वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारे देखिए इट कमेमोरेट्स द डे व्हेन फील्ड मार्शल के एम करियप्पा बिकेम द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी इन 1949। ठीक है, तो देखिए फील्ड मार्शल, ठीक है, आपने सुना, आपने मूवी जरूर देखी होगी फील्ड मार्शल के बारे में, सैम मैनेक्शॉ। तो हमारे इंडिया में जो है सिर्फ आज तक सिर्फ 2 ही फील्ड मार्शल बने हैं। एक जो सबसे पहले जो हमारे फील्ड मार्शल रहे हैं वो थे सैम मैनेक्शॉ सर, और दूसरे जो फील्ड मार्शल रहे हैं वो है के एम करियप्पा सर, जो जिनको कमेमोरेट करने के लिए हम इस डे को मनाते हैं जब वो कमांडर इन चीफ बने थे। ठीक है, अब ये जो फील्ड मार्शल है ना, ये एक सेरेमोनियल पोस्ट है। ठीक है, ये आपका जो एक्सेप्शनल डेडिकेशन है आपके सर्विस के लिए, उसके लिए आपको एक सेरेमोनियल पोस्ट दिया गया जो कि सबसे हाईएस्ट माना गया है इंडियन आर्मी में। ठीक है, ये कोई डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू ये नहीं बना जाता है। ठीक है, चलिए ये हमने कर लिया इंडियन आर्मी डे के बारे में। अब नेशनल की बात करें, जो अभी मैंने जिससे बोला, तो गवर्नमेंट जो है कुछ स्कीम्स को एक अम्ब्रेला स्कीम के अंडर जोड़ने वाली है। ठीक है, अब वो कौन स्कीम्स है? पहला हो गया आपका कृष्णोत्ती योजना, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एंड नेशनल बी एंड हनी मिशन। तो ये 3 स्कीम्स को जोड़ा जा रहा है किसके साथ? PMRKVY यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये इसको हम एक अम्ब्रेला स्कीम बोल सकते हैं। इसी के छत्र छाया में जो है बाकी तीनों स्कीम्स को भी अब डाला जाएगा, अब इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब इसको क्यों किया जा रहा है? ठीक है, ताकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको बूस्ट कर सके और साथ ही साथ फार्मर की इनकम जो को है उसको भी एनहांस किया जा सके। ठीक है, चलिए ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, याद रखिएगा फार्मर्स इनकम भी इसका मेन मोटिव है। अब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड जितने भी अलाइड सेक्टर्स है, इसमें इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए भी इस चीज को किया जा रहा है। साथ ही साथ जो फार्म प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए, ग्रोथ इंक्रीज करने के लिए, एग्रीकल्चरल मतलब एग्रीकल्चरली बूस्ट करने के लिए, ठीक है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए, मॉडर्न एंड इनोवेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस हो गए, और साथ ही साथ जो रीजनल इम्बैलेंसेस होती है उसको भी रिड्यूस करने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, ये अभी फीचर्स के मैंने मैं बात किया, ये एक स्टेट लेड है, और इसमें ना जो फंडिंग की अगर हम बात करें तो इसका फंडिंग का स्ट्रक्चर अलग है। जैसे कि जो जनरल स्टेट्स की हम बात करें तो इसका जो फंडिंग स्ट्रक्चर है वो 60-40 के रेशियो में इसका फंडिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली रीजन्स में जो है इसका 90:10 में आपका फंडिंग स्ट्रक्चर है, और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो 100% सेंट्रली फंडेड स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलिए ये जो फंडिंग स्ट्रक्चर है ये आप याद रखेंगे, जो वीबी जो मतलब जो जी ग्राम जी बिल था, है ना, जो जी ग्राम जी बिल लाया गया था, तो इसका फंडिंग स्ट्रक्चर भी जो है वो कुछ जी ग्राम जी बिल के
हिसाब से ये मतलब कुछ वैसा ही है क्योंकि उसका भी फंडिंग स्ट्रक्चर सेम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है, रत्नापनी टाइगर रिजर्व, तो उसको जो है अब रतापानी, सॉरी रतापानी टाइगर रिजर्व है, उसको जो है अब रीनेम किया जा रहा है किसके, आफ्टर द डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकांकर जो कि पद्मश्री रह चुके हैं, आर्कियोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो ये टाइगर रिजर्व अभी आज के सेशन में भी हमने काफी बार टाइगर्स के बारे में डिस्कस किया है ना। पहला टाइगर सेंसस की हमने बात की जो कि हर 4 साल में कंडक्ट कराया जाता है। फिर हमने अनामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में बात किया। फिर हमने कितने टाइगर रिजर्व है, 58। ठीक है, अभी फिर एक रतापानी टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये कहाँ पे है, रायसेन और सीहोर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहां पे ये टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए डैम ये हो गया। उत्तर प्रदेश टू होस्ट रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये लखनऊ में कंडक्ट कराया जाएगा किसके थ्रू, इंडिया एआई एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि मेती, किसके साथ, इन कोलैबोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश विल होस्ट द उत्तर प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं तो एनएचएआई क्रिएट्स 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये सारी वन लाइनर है, इसमें बहुत डिटेल्स नहीं जाना है हमें क्यों किया गया है। ठीक है, फर्स्ट रिकॉर्ड जो है बनाया गया था लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस लेइंग ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है 6 जनवरी को और 2 रिकॉर्ड्स आपका सेट किया गया, कहाँ पे, पुटापार्थी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए अब आते हैं फ्लेमिंगो फेस्टिवल में। तो नेलापट्टू जो बर्ड सेंचुरी है वहाँ पे फ्लेमिंगो बर्ड फेस्टिवल मनाया गया है। तो फ्लेमिंगो बर्ड्स जो है वो एक काइंड ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स है जो नवंबर के टाइम में जो है आपका इंडिया में आती है, और उसके बाद जब विंटर होता है तो फिर वो वापस आपका चली जाती है। ठीक है, तो पिंक पिंक कलर की ये जो फ्लेमिंगो बर्ड्स होती है, पिंक कलर की बर्ड्स होती है, थोड़ा लंबे बर्ड्स होते हैं जिनका बीक थोड़ा लंबा होता है, और ये एग्स देने के लिए ये इंडिया में माइग्रेट करती है। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये आपका आंध्र प्रदेश में होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं तो कर्नाटका में वुमेन और चिल्ड्रन के सेफ्टी को नजर रखते हुए एक लॉन्च किया गया है अक्का पड़े। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट न्यूज पे हम आते हैं। तो जो अभी हमने मकर संक्रांति जो सेलिब्रेट किया, और गुजरात में काइट फेस्टिवल मनाया जाता है ना, जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है काइट फेस्टिवल। तो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने रिव्यू किया था ऑपरेशंस अंडर करुणा अभियान। ठीक है, तो एक करुणा अभियान जो है लॉन्च किया गया था गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या है कि देखिए सिंस वहां पे काइट फेस्टिवल मनाया जाता है, और काइट का जो जो मांझा होता है वो इतना ज्यादा जो रस्सी होता है वो इतना ज्यादा आपका स्ट्रांग होता है ना, चाइनीज मेनली जो चाइनीज मांझा जिसको कहते हैं वो इतना आपका पावरफुल होता है, वो कभी भी जो है आपका मतलब कुछ भी काटने की क्षमता रखती है, आपका वो गला काट सकती है, मतलब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ही उसका शार्प होता है। ठीक है, तो इस काइट फेस्टिवल की वजह से क्या हो ना कि बर्ड्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा था, तो इसीलिए इस चीज को करने के लिए जो है मिशन करुणा लॉन्च किया गया था। ठीक है, ताकि अगर आपको कोई ऐसा इंजर्ड बर्ड दिख रहा है इस उत्तरायण को यानी कि काइट फेस्टिवल में, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं और फिर उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए एक एमएस साहू कमेटी फॉर्म किया गया है किसके लिए, तो जो एनपीएस स्कीम लॉन्च किया गया था, जो न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च किया गया था, उसमें पेंशन के फंडिंग को, ठीक है, पेंशन का क्या पे आउट होने वाला है उसको एक गारंटीड पेंशन स्कीम के अंदर इस कमेटी को बैठाया गया जो कि रिव्यू करेगा, जो कि आगे आपका एक्सपर्ट कमेटी बैठेगा और आगे फ्रेमवर्क बनाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो झारखंड ने एक इनिशिएटिव डाला है, एक पिटीशन डाला है कि उनके जो यहाँ पे मेगालिथिक लैंडस्केप्स है उनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के नवाजा जाए। ठीक है, चलिए ये मेगालिथिक साइट क्या है, मतलब मोस्टली जो एंशियंट साइट्स होते थे वहां पे आपके बरियल जो प्रोसेस होते थे, आप किसी को बरी करना हो गया, मेनली उससे रिलेटेड एक स्टोन वहां पे रख दिया जाता था, तो उस को ही उस स्टेज को ही हम मेगालिथिक स्ट्रक्चर बोलते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आते हैं, रिपोर्ट्स की बात करते हैं। तो देखिए इंडिया ने ना एक रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स प्रपोज करने का डिसाइड किया है। ठीक है, तो ये क्या है, तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी
से रिलेटेड इसको लाया गया है। तो इंडिया का ये कहना है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी या ट्रेड से ही नहीं इंडिकेट किया जाता है, आपका विद इन द कंट्री आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ठीक है, उस डायमेंशन से भी इस रिपोर्ट को बनाया जाएगा। 3 डायमेंशन होने वाला है, पहला इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये 3 मेजर आपका क्राइटेरिया होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में 2026 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो ये क्या है, देखिए जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है ना, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये ना आपके कंट्री के पासपोर्ट मतलब स्ट्रेंथ शो करता है कि आप इस पर्टिकुलर कंट्री का जो पासपोर्ट है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, यानी कि कितना ऐसा कंट्रीज में वो मतलब वीजा फ्री या फिर ऑन अराइवल वीजा मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि इन इन कंट्रीज के लिए इंडिया के लिए जो है आप वहां विदाउट वीजा विजिट कर सकते हो, या फिर अगर वीजा है तो ऑन अराइवल आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आपका शो करता है, ठीक है। तो इस बार भी देखिए, तो सिंगापुर जो है रैंक 1 है, यानी कि सिंगापुर करीब करीब 192 डेस्टिनेशंस में विदाउट वीजा या फिर ऑन अराइवल वीजा से वो ट्रैवल कर सकते हैं, यानी जिनके पास भी सिंगापुर का पासपोर्ट है, ठीक है, वो ट्रैवल कर सकते हैं। सेकंड पोजीशन पे जो है वो जॉइंट रैंकिंग है जापान और साउथ कोरिया का, ठीक है। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का जो रैंक है वो 80 है। पिछले साल जो है इंडिया का रैंक 85 था, ठीक है, 85 था इंडिया का रैंक, और इस बार इंडिया का जो रैंक है वो 80 है, यानी कि 5 पोजीशन से इंडिया इंप्रूव किया है, ठीक है। और सबसे वीकेस्ट पासपोर्ट की बात करें तो अफगानिस्तान है, वो है 101st, सबसे नीचे सबसे वीकेस्ट पासपोर्ट है जिसका, ठीक है। चलिए इंटरनेशनल न्यूज पे आते हैं। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है उससे प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंटेड इंडियाज नेशनल स्टेटमेंट एट द 16th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी हेल्ड इन अबू धाबी, ठीक है, वन लाइनर है। नेक्स्ट ब्रिक्स के बारे में हमने अभी इस सेशन में पढ़ा था कि कैसे इस साल का जो ब्रिक्स का प्रेसिडेंसी है वो किसके पास है, ब्रिक्स 2026 का जो है प्रेसिडेंट वो है इंडिया के पास, ठीक है, 2026 में। और जो 2025 का प्रेसिडेंसी था वो किसके पास था, वो था आपका ब्राजील के पास, और ब्राजील ने फिर हैंडओवर किया है किसको, इंडिया को हैंडओवर किया है, कब, 13 जनवरी को किया है। और इंडिया ने जो है अब इसका नया लोगो भी बनाया है, नया थीम बनाया गया है। जो लोगो है ये आपका नमस्ते शो कर रहा है, जो कि एक वार्मथ का जेस्चर है, वार्मथ हो वार्मथ हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, कोऑपरेशन हो गया, उसको शो करता है, ठीक है। ये जो है ये 18th होने वाला है, 18th एडिशन है ब्रिक्स का। चलिए अब हम ब्रिक्स की जो है मेंबर्स की अगर हम बात कर ले तो देखिए जो मेन जो फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं, पहले जो था सिर्फ ब्रिक था, ठीक है, सिर्फ ब्रिक था, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन किया था कुछ साल के बाद, इसलिए इसका नाम हो गया ब्रिक्स, ठीक है। तो इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ब्राजील, रशिया, चाइना एंड इंडिया, और 2011 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका करेंटली अभी कोई परमानेंट हेडक्वार्टर्स नहीं है, ठीक है। और अब हम मेंबर्स की बात करें और फर्दर्स, फाउंडिंग मेंबर्स के अलावा अगर हम मेंबर्स की बात करें तो वो कौन है, आपका इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये सब ब्रिक्स के मेंबर हो गए। ब्रिक्स के बारे में याद रखिएगा क्योंकि इस साल इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है ब्रिक्स की, तो इस साल जो है ब्रिक्स एक बहुत हॉट टॉपिक रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हवाना सिंड्रोम के बारे में। तो अभी ना ये हवाना सिंड्रोम बहुत ही चर्चित है। तो आर्टिकल तो ये कहता है कि जो हवाना सिंड्रोम है इसको ना टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, इसको टेस्ट किया जा रहा है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स है कि ये एग्जैक्टली है क्या। अब हम जानते हैं हवाना सिंड्रोम है क्या। तो ऑल ऑफ अ सडन क्या हो ना कि जो कुछ कुछ ऐसे डेलीगेट्स हो गए, फिर आपके डिप्लोमेट्स हो गए ना, वो बीमार पड़ने लग गए, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन पैटर्न देखने लगे, काफी बीमार पड़ गए। और कहाँ पे, क्यूबा में कंट्री है जिसको हम हवाना कहते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है ये ऐसा देखा गया है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया है हवाना सिंड्रोम। तो ये एक अनएक्सप्लेन्ड इलनेस है जो पता नहीं चल पा रहा है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, लेकिन जितने भी डिप्लोमेट्स है, डेलीगेट्स है, आपके ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, रिप्रेजेंटेटिव्स है, सारे बीमार पड़ रहे थे, इसलिए इसको हवाना सिंड्रोम कह दिया गया। इसी को जो है अभी काइंड ऑफ डिटेक्ट किया जा रहा है कि एग्जैक्टली ये क्या है, ठीक है। चलिए
साइंस एंड टेक के बारे में आते हैं तो इंडिया अचीव्ड अ माइलस्टोन इन एडवांस रोबोटिक्स विद द लॉन्च ऑफ स्कॉट, जो कि कंट्री का क्या है, फर्स्ट लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है। ठीक है, चलिए, ये वीट के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि पंजाब हरियाणा में जो मस्टर्ड जो क्रॉप है उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली अभी एक रैपिड ग्रोइंग वीड है, उसके बारे में हमने अभी पढ़ा। ठीक है, डिफेंस की बात करें तो इंडियन आर्मी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम है डाइम, DIME, किसके लिए, जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है उसको और ट्रांसफॉर्म करने के लिए, एनहांस करने के लिए, उसको और कन्वीनियंट बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अवार्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो वन बैटल आफ्टर अनदर एंड हैमनेट टेक्स बेस्ट पिक्चर्स एट द गोल्डन ग्लोब्स। ठीक है, दूसरा, लियानो डी कैप्रियोस फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर वन अवार्ड्स एट द बेस्ट फिल्म। ठीक है, यही जो है ये लियोनार्डो डा कैप्रियो की फिल्म है जिसको कि गोल्डन ग्लोब्स में बेस्ट फिल्म कॉमेडी के सेक्टर में उसको मिला है। ठीक है, तो ये कुछ इससे रिलेटेड। चलिए अब हम बिहार करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए, जैसे अब 26 जनवरी आ रहा है और न्यू दिल्ली में जो है परेड होता है जहाँ पे हर स्टेट का जो है रिप्रेजेंटेटिव एक टैब्लेट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी बिहार में भी जो स्टेट का जो टैब्लेट्स है वो प्रेजेंट होने वाला है कहाँ पर, गांधी मैदान में। ठीक है, जो बिहार फाइनलाइजेस रिपब्लिक डे परेड। ठीक है, जो स्टेट लेवल जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होने वाला है ना, उसमें भी टैब्लेट्स प्रेजेंट किया जाएगा कहाँ, गांधी मैदान में। और वहां पे 13 टैब्लेट स्टेट होने वाले, 13 टैब्लेट्स वहां पे होने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने कभी भी रिपब्लिक डे का परेड देखा है तो आप देखेंगे कि हर स्टेट अपना एक रिप्रेजेंटेशन जो जिसको हम टेबलिक्स बोलते हैं वो उसको प्रेजेंट करती है। तो बिहार में एक स्टेट लेवल परेड भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा जहाँ की ऐसे 13 रिप्रेजेंटेशन होने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बिहार की जो कल्चर है, बिहार की जो डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जितने भी डेवलपमेंट्स है, कल्चर है, उन सबको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, जो मेन अट्रैक्शन होने वाला है वो होने वाला है पुनरुत्थान टेम्पल, जो कि सीतामढ़ी में है। ठीक है, क्या है, पुनरुत्थान टेम्पल, जो कि सीतामढ़ी में है। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट जो है इस टेम्पल पे 882 करोड़ खर्च करने वाली है इसको एक टूरिज्म सेंटर बनाने के लिए। तो ये जो टेम्पल है ये मेन अट्रैक्शन होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं, सर्वे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट कंप्लीटेड इन बिहार। तो बिहार में जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया जाएगा कहाँ पर, नवादा में, सिवान में, और कहाँ पे, बांका डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया जाएगा। तो उसी का जो है सर्वे अब कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, यानी कि अगले साल या उसके बाद वाले साल यानी 27-28 सेशन में जो है इसका कंस्ट्रक्शन अब शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके वजह से है अब काफी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होने वाला है। ठीक है, at an Eastern States Energy Ministers Conference in Patna, Union Energy Minister Manohar Lal Khattar announced plans to build nuclear power plants using small module regulator बिहार में, जो कि कहाँ कहाँ है, बांका, नवादा और सिवान में। ठीक है, चलिए ये उसके बारे में है, न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो बिहार स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस जो है 2026 में जो है पटना में वो कंडक्ट कराया जा रहा है, कहाँ पे, सरदार पटेल भवन में। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन कौन करने वाले हैं, जो हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, वो आपका इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। अब देखिए इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन फोकस है वो क्या होने वाला है। देखिए जितना भी अभी क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्राइम बढ़ रहा है हमारी कंट्री में वो हो रहा है साइबर क्राइम। स्टेट की भी अगर हम बात करें तो साइबर क्राइम अभी लीड कर रहा है, साथ ही साथ थोड़ा ड्रग कंट्रोल पे भी जो है उस पर चर्चा किया जाएगा, और साथ ही साथ जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना, इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें भी इसका मेन फोकस रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। चलिए तो फाइनली इस पूरे वीक के जो है करंट अफेयर्स को जो है हमने डिस्कस कर लिया है, और आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। तो नेक्स्ट डे हम फिर से एक सेशन लेके आएंगे जहां पे हम फिर करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करिएगा और प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल सिविल सेवा मार्गदर्शन। थैंक यू।